बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान। आप जब बाबा जी से मेरी पहली दुआ बाबा जी के पास हाँ, मेरी पहली दुआ बाबा जी के पास थी। और बाबा जी ने, मैंने बहुत दफ़ा वो चीज़ें बता दी हुई हैं कि मैं डॉक्टर साहब के साथ ही गया था। हम दोनों भाई गए थे और कामी था तीसरा हमारे साथ। तो कामी ने नीचे गली में चलते हुए मुझे कहा कि फ़कीर के दर पे आओ तो जो मांगो वो मिलता है। मैं तो किसी फ़कीर के दर पे नहीं था गया और ना मैं कुछ समझ के, या मुझे तो कुछ समझ ही नहीं थी, ना अभी तक है। तो मुझे याद है सीढ़ियाँ चढ़ते हुए मैं इस चीज़ पे गौर करता रहा कि ये क्या बात हुई। कामरान कह रहा है फ़कीर के दर पे ना जब जाओ तो दिल में जो लेके जाओगे ना तो वो दुआ पूरी होती है। तो मैं इसी शक को शशो पंज में था कि ये कहाँ गया हुआ है कामरान वगैरह, ये जावेद भाई वगैरह किस सिलसिले में, क्या मतलब ये क्या कर रहे हैं। छुट्टियों पे आया था स्विट्ज़रलैंड से। उसी में हम सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर बाबा जी के पास पहुँच गए। मैंने उस पर पोस्ट भी लगाई है, ये दर और वो। मेरा ख्याल है वो जो मैंने लिखा हुआ है वो ही मेरा कुल असासा है था बाबा जी के पास। लेकिन जो ही मैंने वो दहलीज़ पार की तो एक सुकून था। हालांकि मैं गया था बड़े ख़तरनाक अज़ाइम लेके तो वहाँ सुकून था बहुत ज़्यादा उस कमरे में। और बाबा जी ने कुछ भी नहीं कहा, कोई बात ही नहीं की उन्होंने। डॉक्टर साहब के साथ बातें शुरू कर दी उन्होंने जावेद भाई के साथ हॉस्पिटल की और पेशेंट्स की ये बातें शुरू कर दी। कोई मरीज़ था जो मुझे लगा कि जो ये पिछले 3-4 या इनकी जो सिटिंग्स हुई हैं उनमें कहीं डिस्कस ये करते रहे हैं बाबा जी। और उसी में वो ये बातें कर रहे थे, उसी में। और बाबा जी को नहीं था पता मैं कौन हूँ ना बाबा जी, क्योंकि मैं तो अचानक ही ज़िद करके घर से गया था डॉक्टर साहब के साथ। क्योंकि मुझे ये चीज़ गवारा नहीं थी कि मेरा बड़ा भाई जो मेरे वालिद की जगह है, या शायद वो डिस्क्राइब ही नहीं किया जा सकता हमारी जो उनसे एक एफिलिएशन है, कि यार ये हीरा मंडी जाता है। और चलो हीरा मंडी भी जाते हैं, वो मुझे अपने भाइयों पे, या हम भाइयों को, हमारी माँ को, हम पे, माँ जी को, उनकी तरबियत कह लें या एक उनका साया ऐसा, वो उस साइड वाली कॉन्फिडेंस था। लेकिन ये गवारा नहीं था कि ये किसी बाबा के पास जा रहे हैं, बाबा होता है। ये तो सबक हमारे ख़ानदान का नहीं, माँ का नहीं है। ये इसी मैं तो बगैर बताए ना इन्हें मैंने फ़ोन करने दिया। तो बाबा जी ने डॉक्टर साहब से बात करते करते एकदम राइट मुड़े। मैं बाबा जी के राइट साइड पे बैठा था, लेकिन मैं बैठा सुकून में था। ऐसे था जैसे पता नहीं कितनी सदियों बाद कोई बंदा जो है ना, उसे मतलब उसका जिस्म, उसका सर, उसके हर जगह, मतलब वो एक बिल्कुल कंप्लीट कह लो कि ना कोई सोच थी वहाँ पे। आप जैसे एक खला में होते हो, वैक्यूम में आप बिल्कुल हल्का हो जाते हो, तो वो वाली फीलिंग है। तो बाबा जी ने एकदम से मुड़ के मुझे कहा कि क्यों कहा बाबा, जीन तो कोई कोई 7वीं नस्ल तक जाता है। तो मैं तो उसको इनकी डिस्कशन में था ही नहीं, ये कोई मरीज़ डिस्कस हो रहा था। यूँ करके कहते हैं, मैं कहा जी, कहते हैं डॉक्टर साहब आपसे बात, डॉक्टर बाबा तेरे से बात कर रहा है। जीन तो कोई कोई 7वीं नस्ल में जाता है। मैं कल ही अपनी किसी मेरी दोस्त आई थी, बड़ी पुरानी, लम्स में ही आई थी, तो मैं उसे यही चीज़ बता रहा था
तो उसने आगे से मुझे चौंक के कहा कि ये उस बंदे ने कहा। मैं कहा हाँ। तो उसकी हंसी ना रुके ना। मैं कहा तुम्हारी हंसी नहीं रुक रही, मैं उस टाइम बिल्कुल सख्ते में चला गया था। मैं कहा फिर जिस तरीके से उन्होंने मुझे अगले 5 सेकंड में समझा दिया कि जीन 7वीं नस्ल तक किस तरह जाता है और किस तरह नहीं जाता, मैं एक ऐसी जगह अपने पीएचडी में या उसके ऐसी जगह में फंसा पड़ा था कि उसी फ्लो में वो उस सवाल का भी जवाब दे गए, जीन से निकल के कहीं प्रोटीन पे चले गए और उन्होंने वो आयत हिट की कि वो कहता है मैंने हर चीज़ को जोड़ों में पैदा किया, तो जोड़े ये वाले तो नहीं है। सिर्फ गौर कर रहा हूं ना, ऐसे लगा जैसे वो बात कर रहे थे और मेरे इधर जवाब बन रहा था। वो एक बहुत बड़ी चीज़ जो मतलब बाद में अल्लाह ने मेरे पे बड़ा करम किया रहा, अभी तक है, अल्लाह करे जो मेरे पे है, कुल कायनात में मैं कहता हूँ हर बंदे पे, स्पेशली इस मुल्क के हर यूथ पे वो हो। साथ ही कहते हैं अच्छा चलो आंखें बंद करो और दुआ करो। हम सब ने आंखें बंद कर दी और बाबा जी ने कहा कि आंखें बंद करके और आप तसव्वुर ये बांधें आप हैं, आपका अल्लाह है, कोई तीसरा बंदा नहीं है। आप अपने अल्लाह के रूबरू पेश हो जाएं और ये तसव्वुर करें कि आसमान से नूर की रहमत की बारिश हो रही है जो आपसे टकरा के कुल आलम पे पड़ रही है और लोगों की नहूसतें जो हैं वो एब्जॉर्ब कर रही हैं। ये बाबा जी के लफ्ज़ थे, इसमें 19, 20, 18, 20 हो सकते। हम भाइयों ने आंखें बंद की नहीं और उसी दौरान कहीं बाबा जी ने सूरह रहमान भी प्ले कर दी और फिर बाबा जी ने आंखें खुलवाई। बाबा जी की बेटी होती थी एमना, शायद एमना को उन्होंने कहा कि चाय लेके आओ, हमने चाय पी। मैंने उस पूरी मुलाकात में बाबा जी से कोई बात नहीं हुई, सिर्फ इतनी हुई जो कि उन्होंने कहा कि जीन तो कोई 7वीं नस्ल तक जाता है। वो भी जब उन्होंने सेकंड टाइम कहा तो फिर मैंने कहा जी आप सही कह रहे हैं। मैं बस वापस आ गया डॉक्टर साहब के पास। CD 70 होता था हम सब भाइयों के पास, मैं तो नहीं तो आता ही बाहर होता था। तो मुझे याद है हम लोग बाबा जी के घर से निकले तो बाबा जी के क्लोन की या बाबा जी के जो मट्टी थी उसकी खुशबू जो थी ना, जो मुझे उस कमरे में उनके पास, क्योंकि जब मैं उठा उनसे मैं मिला कि जी अच्छा अल्लाह हाफिज़, बस इतनी बात हुई थी। तो वो खुशबू मेरे साथ मोटर बाइक पे साथ साथ चलती रही और ये अच्छी खासी माल रोड पे, मुझे माल रोड हाई कोर्ट के पास से गुजरे थे हम, जहाँ पैनोरामा आता है वहाँ से गुजरे, मुझे वो स्पॉट्स याद है अभी। तो मैंने कहा कि हाँ मैं उनसे ना झुक के, तो बाबा जी क्योंकि लेटे होते थे ऐसे मैट्रेस पे ना टेक लगा के, मैं कहा शायद मैं उनसे हक किया या मिला हूँ, हालांकि मैं अपने लॉजिक ढूंढ रहा था। हालांकि जब मैं उनके कमरे से निकलने लगा तो उन्हें मुझे 3 नसीहतें की। मैंने कहा आज के बाद आप मुझसे मिलना फ़र्ज़ नहीं है, मुझसे नहीं मिलने की ज़रूरत, और आपने लॉजिक में नहीं पढ़ना, अक्ल का पीछा छोड़ देना। नंबर 2 ने कहा बहस नहीं करनी। दोनों चीज़ें थी जो उन्हें पता, उन्होंने पढ़ लिया कि ये बंदा करता है बहस, बहस नहीं करनी।
और अकल की जान छोड़ दो, लॉजिक में नहीं पढ़ना कि क्या होता। तीसरी चीज़ उन्होंने कही कि करामात के पीछे ना जाना, करीम से जुड़ जाना। मुझे इन चीज़ों की समझ नहीं आई, इन वर्ड्स की समझ नहीं आई कि करीम कौन है, करामात कौन है। और इसी फ्लो में उन्होंने कहा कि असबाब पे भरोसा करना छोड़ दो, मुसब्बबुल असबाब पे भरोसा करो। ये इतनी नस्तालीक उर्दू थी कि मेरे लिए ये मुसब्बबुल असबाब क्या होता है ये समझ नहीं आई। असबाब का तो पता है। और मैं जब उठ के उनसे कमरे से निकलने लगा, हम दोनों यूं आमने सामने थे, अभी मैं उठने लगा था तो मुझे कहते हैं बाबे को मिलना लाजमी नहीं है। तुम लोग कहोगे तुम्हारे कहने से भी वही होगा जो बाबे के कहने से होता। और अब ये सारे वो सवालात थे बेसिकली जिनके जवाब वो दे रहे थे, जो मेरे सवाल वहाँ बैठे हुए थे। और आखिरी उन्होंने कह दिया, उन्होंने कहा तू साइंसदान है, दुनिया के किसी कोने में सुनवा दें, इसका रिज़ल्ट पैनाडॉल की तरह ही आएगा कि लाहौर में खिला दे, ऑस्ट्रेलिया में खिला दे, अफ्रीका में खिला दे। मुसलमान होना शर्त नहीं है, रिगार्डलेस ऑफ रिलीजन शिफा सबको मिलेगी। सवालात थे जो जब ये लोग आपस में बातें कर रहे थे या जो भी कर रहे थे, हम लोग आगे माल रोड पे, मुझे याद है, मुझे वो खुशबू साथ साथ रही। और घर आके, क्योंकि माँ जी को तो मैं ये वादा करके गया था कि मैं पूरी इन्वेस्टिगेशन करके आऊँगा और टेंशन ना ले, ये मैं सीधे कर लूँगा। माँ जी ने मुझे पूछा है लिविंग रूम में, इशारा किया ऐसे, मैंने आगे से इशारा किया टेंशन नहीं ले कोई नहीं। मैंने महसूस किया कि बाबा जी से मिलके आने के बाद मेरे बहन भाइयों, मेरी वाइफ ने स्पेशली नोट किया, मेरी राइट साइड को झटका लगता था। मैं बाबा जी से मिलके आया हूँ, एक वो खुशबू साथ ही, दूसरा मैं डाइनिंग टेबल पे बैठा हुआ था और मेरी राइट बाजू को झटका लगना शुरू हुआ। मतलब ये नहीं कि हर वक्त ऐवी, लेकिन वो इन सब ने फील किया कि इसे अजीब सा एक झटका लग रहा है। और ये झटका बिल्कुल वो था जो मैंने बाबा जी को वहाँ लगते देखा था। बाबा जी बैठे हुए, मतलब अचानक बाबा जी के राइट पे जो है ना, मैं अपने आप में अजीब सा कि यार ये क्या हो रहा है। 24 घंटे गुजर गए, 48 घंटे गुजर गए, वो खुशबू नहीं ख़त्म हुई। मैंने कपड़े भी चेंज कर लिए, मैंने बाबा जी की बड़ी ही प्यारी एक खुशबू थी और है, जो अभी भी कभी कभार आती है साथ। मुझे याद है तीसरे दिन हम लोग डाइनिंग टेबल पे बैठे थे, सारे बहन भाई, हम लोग, मैं नौशाबा छुट्टियों पे आए हुए थे वापस। तो एक वैसे ही बड़ा हल्ला गुल्ला होता है। तो माँ जी ने कहा कि तेन झटका क्यों लगन दिया। उन्होंने नोट कर लिया कि ये कोई और चीज़ है। मैं कही मुझे नहीं समझ आई अम्मी क्या चीज़ है। मैं कहा शायद मसल पुल हुआ है या कोई। खालिद कहता है अरे झटके नौशाबा काट लेगी, तुसी टेंशन ना लो। क्योंकि नौशाबा 2004 दिसंबर तक बहुत ज़्यादा उसमें थी कि तुम लोग सारे गलत जा रहे हो और
उसके कुछ अपने सवाल थे, हर बंदे के अपने सवाल होते हैं। तो नौशाबा का बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन था कि ये ठीक नहीं है। उस ट्रिप पे बाबा जी से मेरी 2 और मुलाकातें हुई। एक दिन पता चला कि वो मॉडल टाउन F ब्लॉक आए हुए हैं डॉक्टर महमूना के घर, और मैं और नौशाबा पूरे तैयार थे। मेरा बहुत ही अजीज़ दोस्त है, मैंने कहा पिछले 20 सालों में बड़ा अच्छा दोस्त है वो। डॉक्टर साहब के पास भी आया था अपने कज़न को लेके, जिसको वो इधर कुछ होता था। वो अब चेयर है लम्स का, बायोलॉजी का हेड है आजकल, इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर रिसर्च से करके है। उसकी शादी थी, उसका वलीमा था, और मैं और नौशाबा तैयार थे जाने को। डॉक्टर साहब ने बताया कि बाबा जी F ब्लॉक आए हुए। मेरा तो कोई ऐसा रिश्ता नहीं था ना, मैं उसी तरह मैं कहा यार नौशाबा मैं ना ज़रा F ब्लॉक से हो गया है। वो कहती है, उसने ज्वेलरी पहनी हुई थी सारी, वो कहती है मैं ज्वेलरी वैसे रख लेती हूँ साथ, तो मैं भी चलती हूँ ज़रा, मैं देखूँ कि ये बाबा कौन है जिसके पीछे तुम लोग इतने सारे भाइये जाते हो। हम लोग गए, कुछ भी नहीं हुआ, बाबा जी बैठे हुए थे और शिगरी भाई आए हुए थे बाबा जी के साथ, फ़ायज़ा, मैमूना और आंटी थे। मैं बाबा जी के बिल्कुल सामने दूर जाके बैठ गया। शिगरी भाई बड़ी प्यारी बातें कर रहे थे, हमें पता ही नहीं चला वक्त कब गुजरा, वलीमा भी गया, सारा कुछ गया, और हम कोई मतलब रात 12-1 बजे वहाँ से वापस आए। उस पे मेरी बाबा जी से कोई बात नहीं हुई, मैं बस बैठ के खामोश आ गया। नौशाबा को उन्होंने बुला के पास बिठाया, उन्होंने कहा बैठो इधर। पहले उन्होंने फ़ायज़ा को कहा, मैंने कहा काकी को दुआ करवाओ। गए, वो कहते हैं उधर कमरे में ले जो ड्राइंग रूम में ना टेबल पे, उधर बैठ के दुआ करवाई। ये वापस आ गई। बाबा जी कहते हैं नहीं काकी तू इधर आ जा, और इन्हें अपने पास बुला लिए, इसे दुआ करवाई, और इसने दुआ की। बाबा जी ने इसे पूछा कि क्या महसूस करती है, उसने कहा कुछ भी नहीं। और फिर दूसरी दफा पूछा कि कैसा फील कर रही हो, उसने कहा जी मैं कुछ भी नहीं कर रही। तो बाबा जी ने कहा कि पागलों में आई हो, पागल होने में कुछ देर तो लगेगी, सुबह तो हो लेने दो। ये बाबा जी के लफ्ज़ थे। तो नेक्स्ट डे उसने मुझे बताया कि यार मेरा तो राइट साइड पूरी सुन्न हो गई थी, मैं तो उठ ही नहीं थी पा रही वहाँ से। इसी तरह बाबा जी के साथ चलता रहा। आखिरी दिन मैं मिलने गया, छुट्टियाँ थी, छुट्टियों से वापस जा रहे थे, मैं जा, तो वो दिन मैं बड़े फ़ख्र से पूरी दुनिया को बताता हूँ, जब भी कहीं बताता हूँ। मैंने जावेद भाई को कहा कि मैंने जाने से पहले बाबा जी को मिल के जाना, तो उन्होंने कहा ठीक है। अब हम राज़ो न्याज से शाम 7-8 बजे के करीब बड़े सीक्रेट प्लान बना रहे थे, क्योंकि अगले दिन हमारी फ़्लाइट थी मेरी नौशाबा की, तो घर में मेहमान आ रहे थे मिलने कि भाई तारिक ने चले जाना। तो रियाना बाजी ने कहा, उससे पता चल गया, उसने कहा मैं नहीं जाना है। ठीक है, अब मुझे ये कि यार सारे निकल गए तो माँ जी को पता चल जाएगा कि गायब हुए कि इमरान खान में पहले ही तैयार थे, मतलब इनको तो ये तो भाई बड़े लोग हैं। तो किचन के दरवाजे पे माँ जी को, मैं तैयार श्यार होकर ज़रा ऊपर से नीचे सीढ़ियाँ उतर के आया, तो माँ जी ने मुझे देखा। माँ जी ने बाजी को कहा कि नन्नी ज़रा मेरी चादर फड़ाई ना, मैं देखा केड़ा बाबा है, ये सारी पागल हो गए, इन्होंने मैं इस दिन वास्ते तो नहीं सी पढ़ाया।
मैं देखा भी ये केड़ा बाबा है, कि मेरे बच्चे कितने लग गए। मैंने बड़ी कोशिश की माँ जी को समझाने की, मतलब मेरा लेवल ये है कि मैं माँ जी को भी समझा लेता हूँ। मैंने बड़ी कोशिश की, उन्होंने कहा माशाल्लाह काफ़ी उन्होंने मेरी तबीयत साफ की। उन्होंने कहा मैं तेनू भेजा सी किसी कम्मे ते तू ही देख गया बिचों। हम लोगों ने रेहाना बाजी की गाड़ी ली, हम लोग और एक बाइक पे, हमारा पूरा ख़ानदान, मतलब मेरी वालदा, जावेद भाई से लेके इमरान कामरान और हमारी एक ही बहन, हम लोग वहाँ गए बाबा जी के पास। और मुझे याद है कि जो ही हम एंटर हुए, बाबा जी ने जो ही माँ जी को देखा, बाबा जी खड़े हो गए। बाबा जी ने ऐसे करके कहा जर्नैल साहब सलाम अलैकुम। मुझे नहीं समझ आई ये क्या खेल है, कि ड्रामा चल रहा है। अब हम बड़े डरे हुए थे कि भाई माँ जी ने ना, आप लोगों को भी पता है जैसे आप बाबा जी को किसी को मिलवाते हैं तो आप सबको एक होता है कि भाई ये बंदा कुछ कर ना दे या कोई गलत। अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आज काफ़ी शुरलियाँ पटाखे चलेंगे, मैं तो कल तुर जाना तो बाकी भोरते फिरेंगे। कुछ भी नहीं, बाबा जी ने कुछ माँ जी से बातें की। माँ जी ने उन्हें कहा कि मुझे ये चीज़ मंजूर नहीं है, मैंने बच्चे इस दिन के लिए नहीं थे पढ़ाए। बाबा जी ने कहा कि आपकी ड्यूटी ख़त्म हुई, हमारी ड्यूटी शुरू। माँ जी ने कहा मैं ये इस दिन वास्ते पढ़ाए सन, ये वो काफ़ी कुछ इनका मुकालमा हुआ। मैं बिल्कुल माँ जी के साथ बैठा हुआ ना, और बाबा जी ने कहा अच्छा आंखें बंद करें, दुआ करें। हम सारे घर वालों ने दुआ की। अभी आंखें बंद करनी थी, मैं माँ जी के साथ था, माँ जी शदीद दुआ में चली गई, मतलब उनकी हिचकी नहीं थी रुकती। और बाबा जी ने जब आंखें खुलवाई तो बाबा जी के पाँव वाली साइड पे इमरान बैठा था। इमरान साहब पता नहीं किस दुआ में थे। अल्लाह का शुक्र है मैं जैसे आज कायम हूँ ऐसे ही कायम रहा काफ़ी ज़्यादा। अब मेरे लिए ये सारा, मतलब मेरे लिए सारा एक अजीब सा कि ये क्या हो रहा है। मैं तो बाबा जी मिले हैं, एक फ्रेंड है, मतलब एक ही काम चल रहे हैं। और बाबा जी ने बड़ा प्यार किया हम सबको। फिर बाबा जी ने मानी का कहा कि इसके सर पे हाथ से किया कि जैसे डॉक्टर साहब भी करते हैं, आप लोग सब करते हो काके काकी जब दुआ में चले जाओ। तो इमरान साहब फुल टून थे। मुझे नहीं थी समझ आ रही कि एक ही दुआ होंगी है जी, मैं आज तक समझ एक ही होंगे जी। मतलब मेरा दिल करे कि मैनू लावा भी दो। उसकी रीज़न ये थी कि मैनू पता सी भी घर जाके हूँ जो होना है, मैं अगले दी मुस्तकबिल देख रहा भी ये अगले 2-3 घंटे हूँ की हो रहा है। और बाबा जी खुद उठे, बाबा जी ने मानी के सर पे बड़ी ज़ोर ज़ोर से करके इसे प्यार किया। और माँ जी को उन्होंने कहा कि मुझे एवं ही दोष देती हो जर्नैल साहब, मुझे एवं ही आप कहते हैं, इससे पूछें ये मियानी साहब क्या करता रहा। मैं इमरान की तो देखो मियानी साहब वाला केड़ा किस्सा है, बाबा जी अज मिलन डे देने, मियानी साहब वाला केड़ा किस्सा। कामना साहब साथ इमरान के बैठे हुए, वो भी सर मारते जो। मैं क्या अच्छा ना दोबारा कोई सीक्रेट ऐड आउट है। बाबा जी ने कहा कि पागल पैदा कर कर खुद ढेर लगाया होगा, बाबे को कह रही है। तो बाबा तो इन्हें ठीक करने आया। माँ जी ने कहा अगर बाबा ना आता तो ये पागल खाने होते। माँ जी से उन्हें बड़ा प्यार, बड़ी तज़ीम और बहुत ही ज़्यादा प्यार उन्हें माँ जी को दिया। उन्हें कहा फिक्र नहीं करो, बाबा इन्हें ठीक कर दिया। सानू किसी ने की ठीक करना सी, तो दुनिया पूरी ठीक कर रहे थे उस टाइम। बड़ा मज़ेदार ट्रिप था वो क्योंकि वो एक ऐसा था, जब से अब्बा जी फौत हुए थे
मतलब इस तरह की सेटिंग हमारी आपस में भी कभी नहीं हुई। वो छोटा सा कमरा बाबा जी वाला देखा तो है। और बाद जब हम उठे वहाँ से बाजी वगैरह ने कहा कि भाई घर जाना है, मेहमान आए हैं। मैं बाबा जी को जब मिला, मैंने बाबा जी को कहा बाबा जी पहले मुझे ये लोग याद आया करते थे, अब आप भी याद आया करेंगे। तो मैं बड़ा अपने ना ज़रा प्यार जता रहा हूँ। भाई ने मुझे दोनों कंधों पे हाथ आके ऐसे किया, काका बाबा जज़ब में नहीं जाना। हम साड़ियों भी पता जज़ब की होंगे, नवी एक वोकैबलरी चल रही थी। जज़ब में नहीं जाना, दुनिया की ड्यूटी देनी है, दुनिया में रह के काम करना, ठीक है, खबरदार। वो अच्छा खासा डांट दिया, अच्छा खासा डांटा। और होश में रह के काम करना, बेहोशी में नहीं जाना। जाते हुए शाजिया मंजूर की आवाज़ में माए नहीं मैं किनू आखा, और नूर जहाँ की शाम कलंदर ले जाना। मेरे वड्डिया ने भी नहीं सारे ना सुने थे भी यह की ने। बाबा जी को अल्लाह हाफिज़ करके हम आ गए घर। बाबा जी ने एंड में कुछ लफ्ज़ बोले, कुछ बातें की जिसकी मुझे समझ नहीं आई कि बाबा जी क्या कह रहे हैं। अब हम घर आ रहे थे मैं गाड़ी में इमरान के साथ पीछे बैठा, इमरान टोटल बेहोश या टुन था, और हम अब के भाई माँ जी आगे बैठी हैं, अब घर जाना है, घर में मेहमान आए हुए, उन्होंने कहने की हुए पागल तो पहले ही मशहूर सा। तो इमरान साहब मुझे वो बता रहे कि बाबा जी ने तुम्हें ये पैगाम दिए। मैं उसे देख रहा हूँ कि यार मतलब मैं भी उससे कमरे संग गलना थे बाबा ने, अच्छा ऐसा है मतलब है। उसने कहा बाबा जी ने तुम्हें पैगाम दिया है कि वापस जाओगे तो उन्हें ये पैगाम देना कि ये कोई उसामा बिन लादेन या मुल्ला उमर का पैगाम नहीं है, ये कुरान की छोटी सी सूरत है, इसे बगैर तर्जमे से आंखें बंद करके यूं सुनना है, मौत के अलावा हर चीज़ की शिफा है। मैं इमरान को देख रहा कि यार ये गल्लां तो नहीं हुई हैं, ठीक है, लेकिन इमरान ने उसे बड़ा सही डीकोड कर दिया करके। तो हम क्या इमरान को संभाल के पीछे गली से पीछे लेके गए, गली से हम पीछे लेके गए, और डिनर था क्योंकि बाबा जी के साथ ये था कि कभी वक्त में आपको देर नहीं होती थी, या वक्त सिमट जाता था, या वक्त पता नहीं क्या होता था। मतलब हम 2 घंटे गुजार भी आए, मेहमान नहीं होते सन, सारा कुछ होता सी, खाना भी रेडी, मतलब कोई समझ नहीं आई पी है केड़ा सिस्टम सी है। और ये सर्दियाँ थी, हमने इमरान के ऊपर लिहाफ दे दिया, माँ जी के कमरे में लटा दिया, लिहाफ दे दिया इमरान को, कहा कि ना तू ज़रा ठंडा रही, मेहमानों जान दे। तो यार इज्जत सारियां दी सांझी, आराम ना रही। माँ जी माँ होती हैं, उन्होंने 2 के चक्कर लगाए, और मैं भी जब वो जाती थी मैं भी पीछे जाता था कि माँ जी कुछ नहीं होया है। मुझे याद है 3रे चक्कर में उन्हें दरवाज़ा हल्का सा बंद कर, क्या मैं कहा माँ जी कुछ नहीं है। मैं कहा तू चुप रह, मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। मैं कहा जी कुछ नहीं होया, ठीक हो जाएगा, मेहमान नहीं होता है। हमने खाना खुना खाया, तो माँ जी ने काफ़ी उसके बाद क्लास ली सबकी। मैं अगले दिन फ़्लाइट पे चला गया, और मैंने कहा 2 हफ्ते भी बहुत ज़्यादा टाइम है, शायद पहले हफ्ते के अंदर अंदर ही, जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था, या कभी मैं आज भी कभी सोचता हूँ कि मैं ये कर गया हूँ या कर जाऊँगा, वो पॉसिबल नहीं है।
या सो 2 हफ्तों के अंदर अंदर मैंने, मेरा जर्नल क्लब था। जब आप किसी पीएचडी कर रहे होते हैं, किसी लैब में काम करते हैं, तो आपको एक सेमिनार होता है जिसमें आपने दुनिया का कोई अच्छा पेपर लेटेस्ट प्रेजेंट करना होता है। मेरी टर्न आ गई तो मैंने वो पेपर जो लेटेस्ट आया था उस टाइम पे, नेचर का पेपर था, मैंने वो प्रिंट करके उसकी तैयारी की। और उस दौर में हमें ये जो सीडीज़ होती हैं ना, ये नई नई आना शुरू हुई थी, 2001-2002 की बात है। मैंने किसी तरह इन पे, वो कंप्यूटर मुझे आता नहीं था, यानी बस हिसाब की आता था, तो मैंने वो रिकॉर्डिंग कर ली सूरह रहमान की। और मैंने जर्नल क्लब के बाद उन्हें कहा कि भाई मैं तुम लोगों से एक ऐसी चीज़ शेयर करने जाने लगा हूँ जो कि, और मुझे उसका एडवांटेज शायद एक ये भी, मेरा बॉस, उसकी वाइफ, मेरे कोलीग्स कुछ पाकिस्तान मेरी शादी पे आ चुके थे और यहाँ 2 हफ्ते रहे थे। जावेद भाई वगैरह ने उन्हें बड़ा घुमाया फिराया, गांव भी लेके गए, बड़ी अच्छी उनके साथ दोस्ती यारी थी। मैंने इन्हें कहा, मैंने कहा यार ये उसामा बिन लादेन या मुल्ला उमर का पैगाम नहीं है, वही लफ्ज़ वो चल पड़े। तो मैंने उन्हें ना ये सूरह रहमान का पैगाम दे दिया और सीडीज़ मैंने कहा वो सारों ने एक एक उठ के ले ली। और 1-2 ने बल्कि मुझे कहा कि हमें इसकी ट्रांसलेशन भी दो। फिर मैंने अगले दिन 2-3 दिन बैठ के मैंने उसकी वो ढूंढ के सूरह रहमान की ट्रांसलेशन, उसकी फ़ाइल बना के वो मैंने उन्हें ईमेल कर दी सारों की। उनमें से एक ये मैंने रिसेंटली जब कैम्ब्रिज गया था तो मैंने वो पोस्ट की थी कि मुझे शेन टाकेडा मिला था, उसने आज तक वो रखी। वो कहते हैं जब दुनिया में कहीं, बल्कि घर से निकलो मेरे बैग में ही होती है। तो मैं वहाँ पे ये काम सिलसिला शुरू हो गया कि भाई एवं ही, लेकिन करता मैं शरारत था कि भाई, लेकिन अपनी तरफ से मैं निगेट कर रहा था, लेकिन करवाता अल्लाह था। बंदा कोई आ जाता था और मैं उसे सूरह रहमान दे देता था। मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त उसी लैब में पीएचडी कर रही थी, उसे माइग्रेन हुई, मैंने उसे बताया, मैं कहा यार ठीक हो जाता है। अच्छा, उसी ट्रिप पे बाबा जी ने ये जो स्टिक वाला है ना, हम लोग एक रात बाबा जी के घर चले गए एम ही। तो बाबा जी बड़ी प्यारी, हमेशा ही ज़बरदस्त मूवी होता है, अचानक कहते हैं इधर आ, मुझे पास बिठा के ना, वो कहते हैं आंखें बंद कर। तो बाबा जी ने वो स्टिक के साथ ना मुझे 3 दफ़ा वो किया। तो मुझे कहते हैं कैसा फील कर रहा है? मैं कही मैं लाइट फील कर रहा हूँ। कहते हैं अच्छा अब तू कामरान को कर। अब मैं वो स्टिक, ये जो डॉक्टर साहब को बाद में बाबी ने स्टिक दी है, बाद में पता लगा कि वो डॉक्टर साहब के लिए जनाब मंगवाई गई थी। मैंने कामरान ने आंखें बंद की, मैंने स्टिक की, कामरान को बाबी हाँ भी वो कहता मेरे तो कुछ भी नहीं आया। मुझे बड़ा गुस्सा। दूसरी दफ़ा फिर बाबा जी ने कहा फिर करो, तीसरी दफ़ा करवाया, मैं स्टिक बाबा जी के पास रख दी, मैं कहा आप ही करो इन्हें। तो काम कहता मैंने तो कुछ नहीं। बाबा जी कहते हैं ना वो करने वाले को यकीन आ रहा है ना तुझे उस पर यकीन है। ठीक है, तो वो स्टिक वाला मुझे बाबा जी ने कहा कि भाई ये ना इससे यूं हो जाता है और दर्द ये वो। तो उसने मुझे पता, तो मुझे पहले से था कि उसे माइग्रेन होती है, बड़ी डाढ़ी होती है, वो बेचारी हॉस्पिटल में जाके तो रहती थी। तो मैंने उसे कहा कि यार तू ना वो सूरह रहमान दी, और एक और चीज़ है वो तो उसके लिए तुझे मेरे घर आना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि मुझे ये था कि लैब में मैं कहाँ सारों के सामने एक वो, मैंने उन लोगों को उसने घर आना शुरू कर दिया। वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ आ जाना उसने शाम में, और मैंने उसे बैठ के, तो अब वहाँ पे स्टिक नहीं थी, तो वहाँ ना ये वो नहीं होते बारबेक्यू के लिए नहीं वो स्टिक्स होती हैं जो, वो घर में पड़ी थी। मैं वो स्टिक पड़ी थी, मैं जनाब वो कर कुछ देता। और नौशाबा ने मुझे छेड़ना, मतलब बड़ा तू बाबा बन जाता है, ये है वो। हमारी जब भी मैंने कभी किसी को दुआ कर, भाई मैंने कभी किसी को नहीं पूछा कि तू कैसा फील कर रहा है, या अच्छा तेरा इलाज हुआ है या मसला ठीक हुआ है, पता नहीं, वो अभी तक यही हाल है, मैं भूल ही जाता हूँ। 6-7 माह बाद हम लोग लैब में काम कर रहे थे, तो मेरा उसका बेंच आमने सामने था।
तो उसने मुझे ना बड़ा हंस के कहा, उसने कहा तुम्हें पता है मैं 6 माह हो गए हैं मैं नहीं गई हॉस्पिटल ना। मैं कहा बड़ी अच्छी बात है तो बात में उसने कहा तुम्हें पता है ये ना आई स्ट्रांगली बिलीव दिस इज ड्यू टू द अरेबिक म्यूजिक यू गेव मी। मैं कहा मैं कहता तेनों अरेबिक म्यूजिक दिया। हमारे ग्रुप में ट्यूनीजियन भी था, मोइस था, जो बहुत ही प्यारा अरेबिक म्यूजिक सिलेक्शन थी उसके पास। तो मैं कहा मैं तो अरेबिक मैंने तुझे कौन सा अरेबिक म्यूजिक दिया। वो मुझे कहती है तुमने हमें CD नहीं थी दी है वो। और मैं क्या वो अरेबिक म्यूजिक नहीं सी, वो तो कुरान जी कहती यार जो भी सी वो दी वह तो मैं ठीक हाँ। मैं कहा तेरा दिमाग ख़राब है। मैंने ये कहा मैं कहा ये जस्ट क्रेजी। मैं कहा वो उससे नहीं होता। मैं कहा तुम वैसे ही ठीक होगी, दवाइयाँ काम कर गई। इसी तरह उस इंस्टीट्यूट में काफ़ी लोग खामोशी से आना, बेंच पे खड़े होके, मेरे बॉस को पता था, एक बहुत बड़ा साइंसदान आया, मतलब उसका मैं उसकी साइंस में तो बहुत ही ज़्यादा इज्जत करता हूँ उसको। वो खुद आया, उसने मुझे पता नहीं है सूफीज़म पे कोई बात की कि वो कहीं इंडिया छुट्टियों पे होके गया था। तो मेरे पास आया, कहता यू नो तारिक आई हैव फाउंड अ न्यू रिलीजन। मैंने कहा कौन सा? कहता सूफीज़म। ये केड़ा रिलीजन? ठीक है। एंड अल्लाह ने देखें खुद ही वो अल्फाज आपको देता है बात शुरू करने में। तो मैंने उसे कहा, मैंने कहा यार मेरे पास ना एक सूफ़ी की म्यूज़िक है वो ले जाओ। अब वो शख्स था, ये वो शख्स था जो अल्लाह माफ़ करे इसके, मैं इसे अवॉइड किया करता था क्योंकि मैं अपनी PhD ड्यूरेशन में, वैसे मैंने ज़िंदगी में नमाज नहीं कभी पढ़ी, PhD में पता नहीं क्या हुआ कि मैंने वो लैब में और अपने बॉस के ऑफिस में नमाज़ पढ़ा करता था। तो शायद इन लोगों को मेरा पता था या जो भी था, या इन्हें पता, क्योंकि 9/11 भी हो गया हुआ था। तो इसने जानबूझ के कुछ हरकत ऐसी करता था कि वो सिर्फ शायद अल्लाह ही मुझे बचा गया उस पर, शायद मैं उसे मार देता या मैं कुछ ऐसा कर देता। मतलब वो बहुत ही ज़्यादा लिमिट्स क्रॉस कर गया। उस दिन मैंने उसे कहा, मैं कही यार ले जा। और उसका मुझे पता था कि उसका बहुत बड़ा मसला है, उसका मेडिकल मसला था, बहुत बड़ा मेडिकल मसला था। तो फर्स्ट फ्लोर पे एक दिन मैं गया, मैंने उसे बता दिया यूँ सुननी है, तुमने ये करना है। मैं फर्स्ट फ्लोर पे गया, मैंने एलिवेटर से निकला तो पूरे फ्लोर पे ना तलावत की आवाज़। अब मैं जिधर से तलावत आ रही थी मैं उधर चलता चलता गया तो मैं अच्छा वो दरवाज़ा इस तरह खुला और मैं कहा तेरा भला हो जाए। उसने आंखें बंद की हुई, वो सुन रहा। मैं उन्हीं कदमों आहिस्ता आहिस्ता वापस आ गया, लेकिन मुझे ये टेंशन, मैं गया पूरे फ्लोर के उत्ते आवाज़, मतलब लुक छुप के कर लो यार, पूरे फ्लोर पे गल आउट हो रही है। मैं ऊपर गया तो मैंने देखा उसकी वाइफ भी बहुत बड़ी साइंसदान है। वो मेरी, मतलब मेरी ऑफिशियली भी और वैसे भी वो मेरी डॉक्टर मदर थी। डॉक्टर मदर कहते हैं आपकी PhD थीसिस कमेटी को जो हेड करता है, जो रेफ़र करता है यूनिवर्सिटी को कि इसको PhD में एडमिशन दें आप, ये इसकी बेसिक क्वालिफिकेशन इक्विवेलेंट है। उसकी वाइफ थी, वो भी बहुत बड़ी साइंसदान। वो गई और वापस आई मेरे बॉस के ऑफिस से। मेरे दिमाग में भी ठटका हुआ, मैं कहा भी शिकायत लगता है अपनी ये गई है, कुछ हुआ। कान लपेट के लैब कोट पहना हुआ था। मैं लैब में आके ना तो बड़ी कंसंट्रेशन शो का, क्योंकि मैं काम कर रहा, लेकिन मुझे पता कि उनको शो होना है, लेकिन वो की रहा है। तो तब मुझे आवाज़ आई तारिक। मैं देखा तो यूरिक मेरे सर पे खड़ा, मेरा बॉस जो था, साथ वो प्रोफेसर साहब की बेगम जो खुद बहुत बड़ी साइंसदान है। तो यूरिक बहुत ही प्यारा इंसान, मेरा जो PhD मेंटर था, अल्लाह ने एक बहुत बड़ा मेरे पे करम किया, बहुत ही अच्छा इंसान था। इशारा करके उसकी बेगम कहता है कि ये बड़ी परेशान है कि ना तू मेरे बंदे को किसी गलत कमे लाता है कि तू यहाँ तो भी तालबंदा पैगाम लाया तो यहाँ वही लफ्ज़ तो यहाँ तू कोई ना, ये बहुत परेशान थे। मैंने दसिया भी मैं आप सुनना स्ट्रेस वास्ते टेंशन ना ले, मेरे घर भी वो कहते हैं बंदा यहो जिहा नहीं है। उसने सारे माहौल को इतना हल्का कर दिया कि वो बड़े सुकून से वो भी चली गई। और वो जो बात थी वो जहाँ अभी पर्सनल लेवल्स पे थी, वो चौराहे में आ गई कि जी ए भाई साहब जड़े ना कुछ वंड रहे ने लेकिन
मेरे लिए ये सारी चीज़ें घर में मैं अपने आके मैं मायनी में किनू आखा लगा के सुनना शुरू हुआ। उससे पहले पंजाबी ठेठ आती थी, हमें आती है, आपको सारा पता है कि हमारी मदर टंग माँ बाप की ज़ुबान ही पंजाबी थी, लेकिन ये कलाम मुझे कभी समझ नहीं था आया, काफ़ियाँ या कवालियाँ या ये चीज़ें कभी मुझे डिकोड नहीं था कर पाया। मैंने वो लगा के सुननी शुरू कर दी। नौशाबा की और मेरी इसमें होनी, नौशाबा ने कहा नहीं ये मेरे सर में दर्द होती है। अब मैं सुन रहा होता था कि यार ये, मैं कैच करने की कोशिश करता था कि ये कहती क्या है ना, कुछ समझ आ जाती थी शेर, कुछ मुझे नहीं थे समझ आते। आखिरी शेर जैसे है कि अभी भी नहीं मुझे याद शेर तो, नहीं धुआं तो मेरा वो तो मिडल में आता है। आखिरी शेर है कि नहीं कि मुझे कहीं मिले तो मैं उससे लेके बैठूंगी, वो उसका मफहूम ये है। आखिरी शेर मुझे कभी भी समझ नहीं था कि यार ये पंजाबी ये कौन, ये क्या बोल रही है ना। शामिल है तो थीवा ने हाँ ऐ वेखे बड़े कहने ने वेख्या इंज ही अल्लाह फड़ा देंदा, शाह मिले ते करे की थीवा ने हाल हाँ, वो नौशाबा ने बंद कर देनी। फिर मैंने सोचना क्या है, अच्छा चल बंद ही रहने दे। फिर जब इसने सोना मैंने फिर लगा के आहिस्ता आवाज़ में सुनने की कोशिश करनी। मुझे कभी इसकी समझ नहीं आई, लेकिन मैं सुनता रहा। शाम कलंदर लगाता था, मेरे से सुनी नहीं थी जाती। शाम कलंदर मैंने सुनी ही नहीं। फिर शाम कलंदर पे मैं गया ही नहीं। मैं कहा यार ये क्या है, तू नूर जा ठीक। तो मैं कहा यार, एक दिन बाबा जी से बात हुई फ़ोन पे, पता नहीं मैंने कोई बात की तो बाबा जी ने आगे से कहा कि तू आजकल मायनी में किनू आखा ज़्यादा सुन रहा है ना। ये क्या है? मैं क्या हाँ जी। कहते तू आजकल मायनी में किनू आखा सुनन दिया है, ख़त्म कर दो ठीक। बाबा जी से हमेशा 2 मिनट बात होती थी और हमेशा बाबा जी आगे से कहते थे अच्छा काका बाबा अल्लाह हाफिज। बाबा जी बहुत बड़े एहसास वाले बंदे थे। मतलब बाबा जी मुझे इस सारे खेल में जो मुझे अच्छी चीज़ लगी कि मैं फ़ोन पे भी उनसे बात करता था, या मैं वहाँ कमरे में भी उनसे मिल के गया, घर में भी हमारे आते रहे। कभी बाबा जी नहीं बने, और ना बाबा जी ने ये बताया, ना हमने पूछा कि भाई मैं सैयद हूँ या मेरा शजरा क्या है, या ये कोई कॉन्वर्सेशन ऐसी हुई नहीं कभी भी। और ये मेरी 2005 तक बाबा जी पर्दा भी कर गए हैं। बाबा जी के जाने के बाद पता चला, और वो भी फिर मैंने ये जो बड़े लोग हैं जिन्होंने बहुता पता है फैन पूछा यार ए की होंगे ने, ये लफ्ज़ क्या नजीब तरफेन क्या, ये क्या लफ्ज़ है। मुझे तो क्योंकि हम इस फील्ड के बंदे ही नहीं है ना, हमें ये पता है कि जी मामा से रिश्ता मौला हुसैन को मिलता है, बाबा से मौला हसन को मिलता है, जिनका दोनों को ये जी बड़े रेयर लोग होते हैं, ये होता है वो होता है। बाबा जी ने कभी ये बातें नहीं थी की। और बाबा जी ने पहले दिन ही कहानी ख़त्म कर दी कि बस आज मुलाकात हुई है, आइंदा नहीं आना तुमने मेरे पास। मैं कहा यार, और साथ जब उन्होंने ये कह दिया कि मुझसे मिलना लाजमी नहीं है, तुम लोगों के कहने से भी वही होगा जो बाबे के कहने से होगा, लेकिन यूं दुआ कर लेना। वो जब वहाँ स्विट्ज़रलैंड में ये सारा शुरू हुआ, मैंने बाबा जी को बताने की कोशिश करनी, उन्होंने आगे से सुन के बाबा जी ने कहना चलो एक लफ्ज़ बाबा मौज हो गई, मौजें हो गई, मौज कर। 2-3-4 दफ़ा मैंने बाबा जी को बताया, मैं बाबा जी वो ना मैं ना ट्रेन स्टॉप से चलता घर आ रहा हूँ ना, तो फलां जगह ना, तो मैं कहा आपको तो पता ही है ना। कहते हैं मैनू कितों पता होना सी, स्विट्ज़रलैंड में तू रहता है या मैं रहता हूँ। मैं अपनी तरफ से उनके साथ कोई कॉन्वर्सेशन का, उन्होंने कभी इस तरह की कोई चीज़ आने ही नहीं दी, माफूकुल फितरत करामात या वो चीज़ें। लेकिन खुदा गवाह है, एंड आई डोंट हेजिटेट एडमिटिंग इट, कि मेरा
24 घंटे बस बाबा जी वाले ध्यान रहा। 24 घंटे मैंने ट्रेन स्टॉप से उतरना, घर आना, यूं कह लें कि जितना यहाँ से ये चौक नहीं है इतना दूर, मतलब जो बाहर चौक है उस साइड तक इतना डिस्टेंस होता था, यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा होगा। तो मैंने चलते हुए आना, तो मेरे आसपास बस बाबा जी होते थे, मेरे पागल पूरे, वो आहिस्ता आहिस्ता, वो कभी पागलों में आए हो, पागल होने में थोड़ी सी देर लगेगी। तो मुझे बाकायदा जैसे सबा बैठी हैं या फवाद बैठे हैं, मुझे कुर्सी पे बैठे हुए कि बाबा जी की हाल है, ठीक है, आप वो जो है ना खामोशी से बात करना, बंदे नजर आने। मैं कह ले भाई एक काम मूड खराब हो गया है, माँ जी सही है सन एक पढ़ाई गई। और मेरी जो सोचने की सलाहियत थी, सोचने की सलाहियत ये होती है कि डॉक्टर साहब साइंटिस्ट हैं, आप लोग भी सारे साइंसदान ही हो, तो डॉक्टर साहब के साथ रह के तुम सारी डॉक्टर हो गए हो। इंसान के जब कोई मसला सामने आता है या साइंस में हमें आता है तो हम लोग उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो मैं अपने आप को बड़ा एक स्ट्रेटजी जो है ना बनाने वाला बंदा समझा करता था कि कोई किसी भी एक्सपेरिमेंट की स्ट्रेटजी मैं बड़ी अच्छी बना देता था और सोल्यूशन तक जाता था, फिर एक्सिक्यूट करता था सारा कुछ। अब वो कहीं वो गवाचनी शुरू होगी, समझ ही ना आए, 24 घंटे बैठे हैं सोचने की कोशिश करते हैं, नहीं होता। और काम है कि वो होते जा रहे हैं। साल गुजार के जब मैं स्विट्जरलैंड आया बाबा जी के पास मिलने, मैंने बाबा जी के साथ पहली बात की, हम बाबा जी घर आए जावेद भाई के साथ एयरपोर्ट से। तो मैं रात में 2-3 बजे का टाइम था, तो मैंने माँ जी के कदमों को हाथ लगाया, मैंने कहा यार माँ जी सोई हैं, उन्हें पारी कह के, तो मैं कहा गाड़ी में बैठते हैं बाबा जी के पास चलते हैं। बाबा जी के पास चले गए, बाबा जी के पास चले गए। अब बाबा जी को नहीं पता कि मैंने आना है या कुछ आना। तो हम एंटर हुए तो घुप अंधेरा ना, मतलब इतना अंधेरा था कि अपना हाथ भी नज़र नहीं था आता उस कमरे में। तो हम एक एक कोना माल के बैठ गए, कामी में जावेद भाई मानी ना। अब हम बैठे हुए हैं और ना 15 अंधेरे में वैसे ही टाइम नहीं गुजरता, लगा जैसे बड़े ही वक्त गुजरा। एकदम से आवाज़ आई कि आ गए हो। अब जावेद भी ने कहा जी बाबा जी। जावेद भी बहुत ही आप बाबा जी के बीबे काके, हम जैसे लफंटर थोड़ी हैं। अब मैं कोने में खामोश बैठा हूँ कि भाई जैसे वो छोटा बच्चा नहीं खेलता माँ बाप के साथ हाइड एंड सीख के मैं छुप गया हूँ ये वो। अब मैं कोने में बैठा हूँ, बाबा जी ने फेंका भाई आ गए हो। जावेद भी कहते हैं जी बाबा जी आ गए। भाई का तुझे नहीं कह रहा, वो कोने वाले को कह रहा हूँ। अच्छा मैं चुप कि कोने वाले, मैं भी मतलब कोने वाला है। मैंने बाबा जी को कहा, मैंने कहा बाबा जी मेरे ना उस दिन बड़ा बाबा जी से हम, क्योंकि हम चारों भाई थे और बाबा जी थे, और बड़े ही लाइट माहौल था कमरे का, मज़े, मतलब ये शरारतें कर रहे थे, लेकिन मेरे से कभी नहीं बाबा जी के साथ हुआ। मैं बाबा जी को, मैं बदतमीज़ काका था बाबा जी का, और हूँ आज तक ना। नहीं माननी। मस्जिद में जाया करते थे पढ़ने, तो मस्जिद वाली जो बाजी थी हमारी, वो मैं कहीं लाल लुड़ के उनके साथ आ जाया करता था। माँ जी कहते तू शुरू था हजे भी नहीं बदलिया। मैं बाबा जी के साथ अपनी प्यार में गले से भी पकड़ लेता था, इधर से भी, मैंने मुंह से भी मैं बड़ा कोई बोल जाता था। लेकिन वैसे बाबा जी के साथ मैं कभी मजाक मेरे से हुआ ही नहीं। जितनी भी थोड़ी सी 10-12 मुलाकातें हुई, आराम से बैठा रहा। मैंने बाबा जी कहा बाबा जी वो मेरे अब सोचने की जो सलाहियत है ना वो ख़त्म हो गई है। मैं तो अपने आप को समझता था कि मैं साइंस में कोई बड़ा ब्रेक थ्रू दूंगा, और ये मेरा एक अपने कह लें अपनी ज़ात पे एक वो था कि अल्लाह मुझे मेहनत करने की आदत डाली है अल्लाह ने। अल्लाह का बड़ा करम है, माँ की दुआ बड़ी स्ट्रॉन्ग पीछे से है अभी तक। अल्लाह करम करे सब पे ऐसे रहे कि मैं अब एक ऐसे इंस्टीट्यूट में भी पहुंच गया हूँ, उस्ताद भी इतने अच्छे हैं मेरे कि वो पूरा जो एनवायरनमेंट चाहिए है
मैं उसमें अब आइडियल स्टेज पे आ गया हूँ, तो अगर मैं अगले 5-6 साल इन लोगों के साथ रहूँ तो मैं कोई बड़ा ब्रेक थ्रू दूंगा। तो बाबा जी मैं कितने देना, मेरा तो दिमाग नहीं काम करता। बाबा जी चुप करके सुनते थे। मैं कहा बाबा जी वो ना मैं अब ना सोचता हूँ ना, तो मुझे तो समझ नहीं आ रही होती कि वो क्या रहा है। घंटा गुजर जाता है, मैं सोचता हूँ कि अच्छा मैं तो वहीं पे हूँ जितने मैं अच्छा कमरे में मैंने ये काम करने के लिए बैठा था, मुझे तो टाइम का भी नहीं पता चलता। बाबा जी सुनते रहे और मैं कहा बाबा जी मेरे साथ ना बहुत ज्यादती आपने की है ना, मैं दुनिया का रहा हूँ ना इधर का मैं बंदा, आपका बंदा मैं हूँ नहीं हूँ, मैं तो असल में उधर काम करने वाला बंदा। तो ये क्या है मेरे साथ? बाबा जी ने कहा कि कुछ भी नहीं है, तू समझता था कि तेरी कोशिश का अमल दखल है, तू चला रहा है, तेरा कोई काम रुका है। मैंने कहा नहीं बाबा जी वो काम सारे चल रहे हैं, मतलब थीसिस भी चल रही है। मैंने कहा कोई एक्सपेरिमेंट रुकी? नहीं बाबा जी चल रहा है सारा। मैंने कहा बस यही है ना, तू समझता था तेरी कोशिश से चल रहा है और तू चला रहा है। मैं तुम्हें कहा था मुसब्बबुल असबाब पे भरोसा करना। मुसब्बबुल असबाब उन सानू उर्दू है नहीं सी आती, फिर मैं कहा दूजी बार हो गया। और वो चलता गया, आज तक चल रहा है और बहुत खूबसूरत चल रहा है। क्योंकि मुझे पिछले दिनों किसी ने कहा कि आपने पीएचडी की हुई है। मैं कहा जी। कहता किनियां जमातां होंदियां ने? मैं कहा जी मुझे नहीं पता। नहीं जिमें 14वीं होंदी है, 15वीं होंदी है, 16वीं होंदी है, तो पीएचडी किनियां जमातां होंदियां ने? मैं कहा पीएचडी दियां जमातां नहीं होंदियां, लेकिन ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤੇ ਤੇਜ਼ ਲੋਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ 20ਵੀਂ 'ਚ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ 17 'ਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ 18 'ਚ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤੇ ਅਕਲਮੰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ 'ਚ ਕੀਤੀ? मैं कहा मैं कीती नहीं, हो गई। मैं क्या हो गई तो हुण मैनू नहीं पता किनियां जमातां। मैं क्या पता नहीं। मैं क्या वो मैं अपने लू शुरू पीएचडी की सी, लेकिन वो गिनती हुण पुट्ठी शुरू हुई दी है। मैं क्या मैं उत्थे तक पुज्जा ही नहीं, वो पिछा तुरनी शुरू हो गई। मैं बैठा हुआ था कहीं ऐसे पढ़े लिखे लोग कहते ये क्या बात कर दी आपने, मतलब आपने पीएचडी नहीं ख़त्म की? मैं कहा यार कीती ना, तेन दसन दिया ना, मैं नहीं कीती, हो गई, लेकिन उन गिनती पिछा तुरी रही है। मुझे कहता क्या मतलब? मैं कहा यार मसला है भी मैं ना हूँ जे तू कह समझना मैं 21 कीतियां ते मैं हूँ पिछा तुरिया था, 10वीं भी मुक गई है, हूँ तो कितने 6वीं 5वीं 4थी ते आए हैं, तो इतों अगे नहीं जाया जा रहा। मुझे कहते हैं अजीब पागलों वाली बातें करते हैं, स्टूडेंट आपके आप सही पढ़ लेते हैं। मैं क्या तुसी जाके स्टूडेंट को पूछो सही पढ़ते ने नहीं पढ़ते। मुझे कहता अल्टीमेट फिर क्या होगा? मैं क्या अल्टीमेट कुछ नहीं होना यार, एन जी है तू पागल कहना पे नाल जेड़ा पिछले 8 सालों का काम करन दिया, तो बाकी भी यही कहेंगे। मैं क्या इतों ना, मैंने उसे कहा, मैं कहा यार वो कहते ने जिसने सबक याद किया उसको छुट्टी ना मिली। तो मैं क्या वो जमातां मुक्कन गियां तो फिर ही है ना? कहता जमातां तुहाड़ियां मुक गईयां, 21 हो गई। मैं क्या नहीं कड्ढनियां ने सारियां, एक एक करके निकलेगी सारी, किते सिफर ते आवांगे तो कोई बंदे दे पुत्र बनांगे। मैं क्या वो एक भी जमात रह गई ना फसी दी, तो वो बड़ी तकलीफ देती है। मुझे कहता है कि उसने ना कहीं यूट्यूब पे वीडियोस देखी हुई है, कहता है जब मैंने बाहर से आया, वो भी कहता है मैं जब पहली दफ़ा मेरे तक ना वो क्लिप आया ना डॉक्टर जावेद का, सूर्य रहमान का, तो मैंने कहा यार इस बंदे को कहीं देखा हुआ है। तो मैंने ना, क्योंकि वो बातें कुछ ऐसी करता है, तो मैंने ना उनके बारे में सर्च किया। सर्च करते हुए मैं उनके ना वो मस्त चैनल पे पहुंचा,
और उनके बारे में मैंने कुछ यूट्यूब पे वीडियोस देखी और मीडिया पे, नेट पे। तो उसी चैनल पे मैंने आपकी भी देखी, तो मैंने कहा अच्छा, जब मैंने शक्ल दोनों की कंपेयर की ना, तो मैंने कहा ये तारिक जो है ना, इसका लाजमी कोई रिश्ता है, क्योंकि ये डॉक्टर जावेद के साथ है और ये उसने काफ़ी वीडियोस देखी थी। कहते हैं वो तो कहते हैं कि बाबा जी उन्हें पागल डॉक्टर कहते हैं, लेकिन बाबा जी के कहने की तो ज़रूरत नहीं है। मैं कहा यार तू खोल के गल कर, तुम तकलीफ की है, क्योंकि बहुत अच्छा दोस्त है। आपको मैं कहा तू की कहना की चाहना है? कहना मैं समझ नहीं आती कि तू ऐसे तरह स्टूडेंट से किमें ज़िंदगी गुजारन डा रहा है। तू जानना है, पढ़ा के आ जाना है। लास्ट ईयर शायद कि इसी साल शायद, मैं तो अब ये भी नहीं याद, वो जो लम्स ने पहली दफ़ा वो बेस्ट टीचर्स सेलेक्ट किए ना, शायद इस साल हुआ है, तो उनमें एक मेरा नाम था। तो अब वो मुझे कहता है कि मैनू तो समझ नहीं आती भी। मैं कहा यार तैनू यही तो दसिया ना भई, जो तक बंदा यह समझदा ना कि मैं करन डया था या मेरी कोशिश करन नहीं दी है, वो बाबा जी बड़ी प्यारी एक बात बता गए ना कि तुम्हारी कोशिश का कोई अमल दखल नहीं है। जब मैंने उसे ये बात की, मुझे कहता कि इसका मतलब उन्हें हाथ रख के बह जी है। मैं कहा तू रात रख के देख लै, मैं कहा तू ये भी करके देख लै कि तू हाथ रख के बह जा। तू क्या मैं नहीं कोशिश करनी? मुझे कहता तूने किया? मैं कहा मैंने करने की कोशिश की है। मैं कहा मैंने करने की कोशिश की है, मैंने ऐसे कमरे च नहीं जुतियाँ पैंदियां भी उठ। मैं कहा यार रूह अल्लाह ने वो आप हर बंदे की रूह में कोशिश लिखी है, हो ही नहीं सकता तुसी बह जाओ हाथ रख के। अल्लाह ने लिखा हुआ है कि भाई ये काम इस तरह होना है, इस वक्त पे होना है। हम लोग बेसब्रे हो जाते हैं, या समटाइम हम खुद खुदा ड्राइविंग सीट में बैठने की कोशिश करते हैं कि अच्छा नहीं है इंज नहीं होना चाहिए, इंज होना चाहिए। वो आंदा फिर तू अपना जोर ला लिया। वो सारी जिंदगी बंदा जोर लाता रहना भी इंज ही होए, इंदा होंदा उंज ही है जिवें उन्हें लिखा था होंदा। बाबा जी मैं कहता हूँ बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें जो मैं अब देखता हूँ ना, मतलब अक्सर लोगों का कॉन्सेप्ट ये होता है कि शायद हम किसी पीरी मुरीदी में, अक्सर लोग मुझे कहते हैं, मेरे एक स्टूडेंट ने उसने कहा अच्छा आप लोग तो सूफीज़म में, मैं क्या होगी उन्होंने, मैं कहा लें आप लोग तो, आप डॉक्टर जावेद के भाई नहीं है। मैं क्या मैं हूँ सूफीज़म। मैं कहा अच्छा पुत्र सानू तो पता ही नहीं सूफीज़म की होंगे। पीरी मुरीदी मैं कहा मेरा वो भी नहीं हो कोई। मैं कहा मेरा कोई पीर नहीं है और ना ही मैं किसी का मुरीद हूँ, ना ही मेरा कोई है आगे। मैं कहा एम ही पढ़ के तो तुसी बाबा जी इतने प्यारे तरीके से जब बाबा जी ने ये कहा ना कि करामात के पीछे नहीं जाना, करीम से जुड़ जाओ। बाबा जी ने कुछ बातें की तो मैंने कामी वगैरह यही मुझे समझाते हैं ज़्यादा, इन्हीं से मैं सीख लेता हूँ बात। तो मैंने कहा वो तुझे ये समझा रहे हैं कि करामात के पीछे गया तो कितने राह च रुक जाएगा, राज रुकेगा तो फिर लोगों को तवीज़ गंढे करके दिंदा फिरेगा कि तेरे को बड़ी कोई करामत आई दी है, चली जा। जिमें लैके जाता पे तुम दसन डे ने भी वो अपना हाथ थोड़ी उंगली फड़ के आपे चलान आते हैं तो लैके जाते। बाबा जी तो सिलेबस या करिकुलम हम जिसे कहते हैं, वो अगला चैप्टर जो भी उन्होंने स्टार्ट करवाया है, जैसे कहा कहते थे जिस जिसके नसीबे में होगा तुमसे आके ले जाएगा। जब मैंने एक दफ़ा कहा ना, मैं कहा मैं नहीं दुआ शुआ करानी मुझे कहते हैं ना करवाना, जिसके नसीबे में होगा तुम्हारी जेब से आके निकाल के लेके जाएगा। वो तो वो नज़र आता है सारा कुछ के जो होता है। एक बच्चा स्कर्दू से चलता है, आपके दफ्तर में आता है, ना उसका आपसे कोई पिछले 20 साल से तल्लक है ना कुछ है, आप उसे दुआ करवा देते हैं। तो सोचो, इतना तो सोच लो ना। हाँ बहुता भी ना सोचो कि तुसी अपने आप नूं बाबा ही समझन लग पो। खलोते उत्थे ही रहो जिथे। मैं तो आज भी आते हुए मैं सोचा, मैं क्या यार ये इसका मुझे फ़ोन आया परसों तरसों,
रात को ही 1 बजा हुआ था। मैं आजकल एक ग्रांट प्रपोजल लिख रहा हूँ, तो मुझे ना आजकल अपनी होश ही नहीं है, ना बच्चों की ना कुछ। तो मैं पिछले 24 घंटे का जागा हुआ था, बेल बजती ही गई, मैं देखा किसका ऊपर आफ्ताब अली आया व्हाट्सएप पे। मैं कही यार मैं बहुत तौनी ला रही है जी, इस टाइम फ़ोन सुनिया। मैं वैसे ही बेहोश पड़ा था, वो 24 घंटे का जागा हुआ था, मैं सो गया। अगले दिन इसका मुझे फ़ोन आया कि तारिक भाई मैंने मैट्रिक कर ली है। मैं कहा पुत्र मुबारक हो, हस्ते 5वीं तो अगे नहीं गए। 5वीं ने फंसे दिया। मैं कहा हुक्म करो सरकार। तारिक भैया आपका इंटरव्यू करना है। मैं क्या अल्लाह ही रहम करे, एक वड्डा प्लान लग रहा मैनू पिछू कि तू आर्डर होए ने पी की इंटरव्यू करनी। नहीं, आफ्ताब अली की बचपन की ख्वाहिश थी जो मैट्रिक करने के बाद पूरी हुई कि उसमें तारिक भाई का इंटरव्यू करना है। ठीक है, तो अब इसमें आपका इंटरव्यू करना है, इधर ही करना है और नहीं कहीं करना। नहीं, मुझे इस पे जो प्यार आया ना, जो इस पे जिस तरीके से मेरे साथ बात की, बड़ी प्यारी, मुझे अच्छा लगा। तारिक भाई 7 बजे डन बस। मैंने कहा जी सरकार 7 बजे डन, तुसी हुण अगे दसो किधर आना है। कल रात भी इसका मुझे ऑडियो शायद मैसेज आया है, कल पहुंचना है ना। मैंने लिखा जी मैं आ जाऊंगा। आज इसका मुझे चलने से पहले इसका मुझे फ़ोन आया, मैं अभी तैयार हो रहा था, फ़ोन आया कि वो फिर आप आ रहे हैं कि नहीं। मैंने कहा जी मैं पहुंच रही हूँ, मैं तो लग रहा है पहले ही पहुंच जाना। तो ये जो कुंभा है या ये ना हमारे इख्तियार की बात है, ना हमारी कोशिश का नतीजा। ये आते जाने आप लोगों के साथ माशाल्लाह इतने इतने लोग हैं, जो काम आप लोग कर रहे हो ना, मुझे अक्सर अपने आप पे जो अब तो उम्र गुजर गई है, अब तो पता नहीं कितने दिन रह गए हैं की करना है, हूँ तो वक्त सी कढ़ाता, असी तो कुछ नहीं किया। लेकिन जो काम आप लोग कर रहे हो ना, आई ट्रूली फील प्राउड के यार मैं ज़िंदगी अपनी में एक ऐसे बंदे से मिल चुका हूँ जो हम किताबों में पढ़ा करते थे कि जनाब मतलब, और वो किताबों में सिर्फ किताब की हद तक ही था शायद, और फिर अक्सर सोचते थे कि अच्छा ऐसे होता होगा या नहीं यार, है ना 1200 साल पहले की ये कहानी है, ये वो बाद है हूँ सारा दब दुब गया है, 1000 साल पहले यहो जो लोग होंगे सन। लेकिन आप सब में वो बंदा नज़र आता है, आप सब के काम में वो बंदा नज़र आता है, क्योंकि मेजॉरिटी यहाँ पे जो लोग बैठे हैं आप लोग उनसे फिज़िकली नहीं मिले हुए। और जब मैं कह रहा हूँ फिज़िकली नहीं मिले हुए, इसका मतलब आप सब मिले हुए हैं। फिज़िकली यूँ है कि जैसे मैं बुत बैठा नज़र आ रहा है, लेकिन आप सब उनसे जुड़े हुए हैं, इसीलिए आप लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं, यहाँ बैठे हैं। आप लोगों ने जो किया है ये तो मैं अनएक्सप्लेनेबल है। जो दुआ आप लोग कर रहे हो या जो दुआ आप लोग करवाते हो, माशाल्लाह अल्लाह इसमें मज़ीद रंग लगाए और इसे मज़ीद फैलाए, उसका कोई मतलब आसानी नहीं है। ये मैं बता रहा हूँ कि मैं उनके साथ ज़िंदगी में मैंने तो फिज़िकल बैठा हूँ, तो मैं फेल हो गया हूँ। तो जो तुम लोग बाद में जो फिज़िकली नहीं मिले, तो माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त काम कर रहे हो। मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ अपने लम कि भैया सारे लोग इस गल नूं पत्थर ते लकीर समझते हैं कि शफा है, मौत के अलावा हर बीमारी की शिफा है इसमें सूरह रहमान में, बशर्त ये कि सबको माफ़ करके सुन लो 7 दिन। सादा सा नुस्खा, लेकिन शायद सबके नसीबे में नहीं है वो जो बाबा जी वाली बात, या शायद किसी को हम किसी टाइम पे बहुत ज़्यादा कह रहे होते हैं यार सुन ले, उस बेचारे का अजे टाइम नहीं होंदा। मेरे तो उन्होंने ज़रा काफ़ी उन्हें चक्कर देने होंगे ने, उसके बाद फिर लिया के कहेगा भी आ जा हूँ सुन ले। ये तो नहीं है कि अपने बंदे को वो
चाहेगा कि मेरा बंदा सफ़र करे, नहीं वो वक्त नहीं है। बाबा जी तो उनके बारे में, मैं अपने बारे में बात कर सकता हूँ, बाबा जी के बारे में नहीं बात कर सकता। बाबा जी सवाल इसमें मेरा हमेशा रहा है, जो बाबा जी से मिले और उनका जितने भी लोग मिले, एक चीज़ बड़ी कॉमन थी कि उनकी 1 या 2 मुलाकातें हुई और खुद जो कारी साहब थे वो कोई उस सामने कोई करामाती चीज़ नहीं करते थे, लेकिन वहाँ पे जाके दिल कुछ ऐसा कनेक्ट होते, मतलब जो आप एक कह लें डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस करें फिनोमेनोलॉजी के एस्पेक्ट से, जो गया है और उसका दिल उधर दिल देख रहा है, कोई ऐसी सूरत है ना। जैसे आपकी मुलाकात हुई, अब आप फिर बता रहे कन्वर्सेशन बताइए आप, तो कन्वर्सेशन ऐसी कि अगर उसको लिखा जाए और लिख के किसी को प्रेजेंट किया जाए तो वो उसमें ये सोचता रहेगा कि क्या ऐसा हुआ है इवेंचुअली दिल के अंदर कि ऐसे ही कनेक्शन बना है। तो मेरे अंदर क्यूरियोसिटी आती थी इन तमाम लोगों से जो उनके साथ कनेक्ट हो के इस तरह दिल उनका बना है, कि एहसासाती तौर पर अंदर क्या चल रहा होता था या क्या ऐसा हुआ है कि इतनी शिद्दत से वो ताल्लुक़ एग्जिस्ट किया है उन जो उनके साथ इंटरेक्ट करते थे। वो क्या ऐसा एहसासाती तौर पे इंटरनलाइज होता है कि इस तरह लोग इतने अरसे तक और लगता है कि मरते दम तक उनके साथ कनेक्ट हो जाते हैं। वो आपको क्या लगता है, वो क्या था वो? मेरा ख्याल है उस पर चीज़ ऐड कर देंगे, जो टर्निंग पॉइंट था पूरी सिचुएशन में, जो पहले आपने एक्सप्लेन की कि जी मैं बहुत ही डिफरेंट लाइफस्टाइल में था या मेरा बिलीफ डिफरेंट था, टर्निंग पॉइंट था वो क्या इसमें ऐड कर? बिल्कुल बिल्कुल, देखें वो टर्निंग पॉइंट या वो जो एहसासाती आप कह रहे हैं ना, मैं बाबा जी के लफ्ज़ों में ही, बाबा जी की वीडियोस में मैंने सुना था, वही मैं बता देता हूँ। ये हमारे अंदर या हमारी कोशिश नहीं हो रही होती कि मैं कन्विंस हो रहा हूँ इस बंदे की बात से। आप जब वहाँ पे जाके, या जैसे मैं अपना ज़ाती तौर पे बता सकता हूँ, ये बाबा जी का प्यार कह लें, ये अब जब आप उनके औरा में आ गए हैं या वहां तक चले गए हैं, ये अब उनका प्यार है। मैं लाख ना करता जाऊं, मैं लाख कोशिश करूं कि नहीं मैं नहीं मरना, मैं वहां तक जब पहुंच गया हूं, तो बाबा जी के लफ्ज़ थे कि जब कोई मेरे तक आ जाता है तो ये अब मेरे पे है कि मैं उसे वहां से कैसा भेजता हूं। ये अक्ल में या समझ में आने वाली कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, लेकिन ये बाबा जी के जब मैं जाके बैठ गया हूं पास, तो मैंने तो उस दिन कोई बात नहीं की, कोई सवाल जवाब भी नहीं हुए, उन्होंने 2-3 बातें की। ये अब जो भी अल्लाह ने वो रूह बनाई हुई है, ये उस रूह को अल्लाह ने इख्तियार दिया हुआ है कि जेड़ा एक बारी आ गया मेरे को, ये छुरी फिरेगी वो छुरी फेर की भेज दे। मैनू जी समझ आई ये मैं कहा कि मैं बाबा जी के नाल अटैच रहा या अज तक हाँ, नहीं, यह गलत होएगा। ये उन्हों का प्यार है अज तक मैनू नाल लैके जाता है। हम सारे कहते हैं ना कि हम सारे अल्लाह की तलाश में हैं, यही कहते हैं ना हम सारे। मैनू तो बाबा जी को जाके समझ भी अल्लाह गवाचिया कितने है, तू पुत्र तलाश तो उन्होंने करना है जो कि गवाचिया दा सी। वो बाकी सारी एक्सप्लेनेशन होगी, लॉजिक होगा, या आप लोगों को बताने की मैं लफाजी कोशिश करूंगा कि जी वो ये हुआ ना तो ये होता है। जैसे मैंने शुरू में कहा था, शायद आप नहीं थे आए, कि बाबा जी के पास बैठे जो मेरी पहली फीलिंग थी जो ही मैं एंटर हुआ हूँ वो दहलीज पास की, कि जैसे मैं किसी वैक्यूम में आ गया हूँ, मैं हल्का हो, मतलब वहां पे मैं खाली था, बिल्कुल इतना हल्का था मैं। लेकिन अब उसको आगे मैं जब लफ्ज़ों में बयान करने की कोशिश करूंगा तो मेरा ख्याल है फिर मेरी नालायकी होगी कि मैं एक ऐसी चीज़ में एक्सप्लेन करने की कोशिश करा जिदी एक्सप्लेनेशन नहीं है, जिदी मेरे को कम अज़ कम ਇਹਦਾ जवाब नहीं है। ये उस शख्स का प्यार है, उस रूह का कि अज तक मेरे नाल है। क्योंकि जे तो मैं कहना कि बाबा जी चले गए ने या
ਵਸਾਲ ਪਾ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਪੁੱਤ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੈ। ਉਹ ਪਿਆਰ ਹੀ है कि तुसी घरों कदम पुटते हो, तुम सब ने जो दुआ करते हो करवाते हो, लाजमी ये फील किया होगा कि जो ही आप अपने चलते हुए कदमों पे गौर करते हो तो आपका दिल अल्लाह 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 कर रहा होगा। जिन्होंने ने भी दुआ करवाई है करवाते पे। पहले आप जिक्र अज़कार तस्बीहात दरूद पढ़ते होंगे, मेरे तरह तुसी भी बड़ियाँ कोई कष्ट कीते, लेकिन जब इस सिलेबस में आपने ये करिकुलम शुरू किया है तो इन द एंड अल्लाह ही रह गया। हुण एडे दे असी अल्लाह वाले नहीं कि असी 24 घंटे अल्लाह याद करिए, ये तो फिर अल्लाह ही याद करांदा था ना। तो वो जो बाबा जी का कि भाई वो क्या अंदर चेंज आती है, उसे मेरा ख्याल है लफ्ज़ों में नहीं एक्सप्लेन किया जा सकता। हाँ उसे आप ये कह सकते हो कि आप हार मान लेते हो, हार या आप सरेंडर कर देते हो। आपके सामने एक हस्ती आ गई है, एक अल्लाह का बंदा है जिसको दिल पहचान लेता है। दिल पता नहीं पहचानता कि नहीं पहचानता, आप हार मान लेते हो कि यार बंदा सच कहता पे, अंदर से गवाही आती है ना। यहां से आपको बड़ी दफा वो टोकने की कोशिश करता है, लेकिन इधर से जवाब आता है कि नहीं वो बंदा सच्चा है, गई ठीक है, यहाँ से किनारा कर ले तो यहाँ बह जा। तो हम लोग लकी थे, मैं तो कहूँगा हम बहुत ही लकी हैं जितने लोग इस कमरे में हैं कि चलो हम लोग मिले हुए हैं बाबा जी को। लेकिन हम बहन भाई बहुत ही लकी, मैं कहता हूँ कि वालदा सारे पूरी कोशिश के बावजूद कि इत्थे नहीं जाना, असी उत्थे बैठे रहे। मेरा ख्याल है कि आप लोग यहाँ पे क्यों आते हैं, आप मुझे बताएं। हर हफ्ते को आप लोग यहाँ आते हैं, कोई मजबूरी है? नहीं ना, कंपल्शन नहीं आएंगे, किसी ने कुछ नहीं कहना, ठीक है। तो जवाब तो आपके पास है, सारों के पास। जो सवाल आप लोग मुझे पूछ रहे हैं, इस सवाल का जवाब आप सबके पास है कि कोई कंपल्शन नहीं है, लेकिन आ जाते हो क्योंकि वो उनका प्यार है। बड़ी अच्छी किसी ने फेसबुक पे पोस्ट लगाई थी कि इसी ने किसी ने बनाई थी कि मैं बाबा जी की तस्वीर आंखें लगा के ना कि मैं अगे और जंगल करना, पीछे आगे कर देना। तुम शायद मेरी आंखों के जादू से ना वाकिफ हो, जिस पे मुझको प्यार आ जाए उसको पागल कर देता हूँ। मेरे पास से जाने वाला मुझ तक लौट के आएगा, दाएं बाएं आग लगा के आगे जंगल कर देता हूँ। ते पीछे समुंदर हुंदा है। बाबा जी के साथ बहुत सारी चीज़ें, यहाँ काके काकियाँ बैठे होंगे जो बहुत ज़्यादा हैं, आप लोग डॉक्टर साहब के कोल ते है ही माशाल्लाह सारी एक तू बाद के एक टोन क्लास है ना, कि आप लोगों को ये बाहर वाले घर वाले वो बंदे कहना, यहाँ आपका अपना आप भी कहता है कि यार तू पागल हो गया। तो एक ही गल है ना कि तेन चलदियां फिरदियां बंदे, जैसे मैंने आपको कहा मैनू बंदे नजर आते सन, ये हकीकत है, ये होता है। आप कोई ना बताए आपको, या कोई समझे कि ये मैं दसिया ना तो और मेरा बड़ा राज आउट हो जाएगा तो मैं बड़ा पीछे रह जाऊंगा। बाबा जी तो अंदर बैठा के चल काका बोल, चाबी भर देंगे ना, क्यों भाई ऐसे ही था। हाँ काका बाबा तुम्हें क्या ख्वाब आया मुझे आया बंदा दसी यार चुप ही रहो। नहीं डॉक्टर बाबा बोल हो नहीं तो मैं नहीं कहती सी तारिक भाई वो ख्वाब सुना मैं मैनू एवं ख्वाब आए, मैनू ही आते ने सारे, तुहानू नहीं आते, अपने अपने दसो। तो ये जो भी वो करते हैं या जो भी सिलसिला है, ये रूह का ही सिलसिला है। ये रूह क्या, जो बाबा जी की पहली नसीहत थी ना का लॉजिक में नहीं पढ़ना, अकल की जान छोड़ दो। तो बस फिर अकल की जान छोड़ो तो वो इंजॉय करो,
ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਨਾ ਜਾਇਓ ਵੀ ਉਹ ਅੱਜ ਤੇ ਬੜੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, अपने आप ना मुलाकात हो जाए यही बड़ी है। ये आप लोगों को हमें तो पापा जी बिठा के तो वो थोड़ी सी जो मेरी मुलाकात हुई पापा जी लोग हम काके काकियों कहते हैं। अच्छा अपना एक्सपीरियंस बताएं, कैसा फील करते हो, क्यों करते हो। उससे एक जब ये बैठे होते थे ना तो लोग ही नजर च मैं लम्स का प्रोफैसर है ना हूँ इस टाइम यही कि बड़ी गल है। मेरी इज्जत कोई नहीं, लम्स की इज्जत है इतने जो हकीकत है। बंदे बशर है, हम सारे बंदों को पूछते हैं या उसके स्टेटस को पूछते हैं। जो लम्स का प्रोफेसर कहेगा ना बड़ी गल है। डॉक्टर जावेद कह रहे हैं ना बहुत कंसल्टेंट प्रोफेसर कह रहे हैं मननगे। रहे थे चौक च खलोता बाबा कह रहे पागल है हूँ देखा इन्होंने भी सानू भी सारे पागल ही आते हो। लेकिन हकीकत ये है कि नाम मनवाना है, दसना है जे कोई सुन लवे थे वो भी दस दवो वो बाद अगे तुर जाओ। अक्सर बड़ा दुख सा फील होता है, बड़े दिल से बंदा किसी को बताता है किसी पेशेंट को, तो वो नहीं उस पर काम करते, वो समझते हैं कि ऐसे ही है बस। और अक्सर तो वो भी कहते हैं डॉक्टर साहब कुछ एलोपैथी की मेडिसिन दे दें, और अक्सर तो बड़े दिल से दुआ कराते हैं। वो जब दोबारा पूछने रिव्यू लेते हैं तो वो कोई नहीं सुनते। उसमें मुझे तो बड़ी डिसअपॉइंटमेंट से फील होती है। कोई मसला नहीं, आपके जिम्मे से बताना है। डिसअपॉइंटमेंट आपका प्यार है ना यार, आपका प्यार है कि इससे होता है, आपने देखा है, आप इस तजर्बे से गुजर गए हैं कि यार इससे शिफा होती है। लेकिन अल्लाह ने अगर अगले बंदे ने नहीं नसीबे लिखा, आप अल्लाह के बंदे का भला करने के लिए कर रहे हैं ना कि यार कर ले सौखा छूट जाएगा, लेकिन वह अजे वक्त नहीं है। आपका दिल का दुखना जेन्युइन है, ठीक है, लेकिन कोशिश करिया करो भी दस के तो बस ठीक है, कोशिश करो वो ना दुखे, क्योंकि कई दफ़ा मेरा ख्याल है वो नुकसान हो जाता अगले बंदे का। हमने तो दुआ देनी है ना, वो नहीं भी मान रहा ना, मैं तो दुआ दे सकता हूँ ना दिल से कि अल्लाह मियाँ इस पे शफा, इस पे करम कर। अगर मैं सिंसियर हूँ और मैं कहता हूँ अल्लाह मियाँ ते करम कर दी, वो तो करम हो जाएगा, वो आप पे सुन लेगा, तो सामने ना सुनेगा। कई दफ़ा मैंने देखा लोग मजबूरी के तहत नहीं, मेरे जैसे जो है ना ऐसे कम्युनिटी में बैठे वो कहेंगे नहीं यार बाकी की कहन के पिए भाई डॉक्टर साहब सूरज रहमान यकीन करन लग पे ने। आपके सामने नहीं मानेंगे, अकेले में जाके मान लेंगे। और बाबा जी वाली बात कि आप बताना आपका फ़र्ज़ है, मनाना नहीं है। जो ज़ुबान की, ये बाबा जी के लफ्ज़ हैं, जो ज़ुबान की इतनी सी ज़कात नहीं दे सकता उससे ज़्यादा मुफलिस कोई नहीं है, ये बाबा जी के लफ्ज़ हैं। अलहमरा में वो काकी, वो दुआ वाला जो था, तो वो गुजर काकियों का एक समंदर था, वो पता नहीं वो कितों जिन जे आए थे, उन्होंने सारे बुरके पहने हुए थे, सब ने बुरके पहने हुए। तो बाबा जी को वो ऐसे लेके जाते जाए, तो मैं ऐसे कुर्सी पे बाबा जी खड़ा हूँ, बाबा जी मैंने बाबा जी को अपनी तरफ पकड़, लेकिन वो तो समंदर था ऐसे बाबे। तो बाबा जी ने कहा अब सिर्फ सूरह रहमान का ही बता दिया करना, दुआ करना भी नहीं ज़रूरी। जो सूरह रहमान का नहीं बता सकता, जो ज़ुबान की इतनी सी ज़कात नहीं दे सकता, उससे ज़्यादा मुफलिस कोई नहीं। कहने को बड़ी छोटी बात है, लेकिन मेरे तक अगर पहुंच गया, अगर मैं अब 2 नंबरी करता हूं तो मैं अपना नुकसान कर रहा हूं। वो उसमें मेरा भी आप ही की तरह होता है कई दफ़ा, मैं इसलिए मैं दसदा ही नहीं फिर मैं ऐसे खलोता कि जिदे नसीबे जो होगा वो ले लेगा मेरे को। लेकिन जब मैं तकलीफ में देखता हूँ, और मेरी जो वाइफ है वो टोटल ऑपोजिट है, वो मैं उसके साथ शॉपिंग पे गया हूँगा, पता चलेगा उन्हें कहना तारिक वो काला कार्ड है, मैं कहना चलो, मैं कहना है नहीं मेरे को, मैं नहीं रखता कभी, है नहीं मेरे को। उन्हें अपना परस खोलना, उन्हें कितों कार्ड लेना है, उन्हें उत्थों ही कहना आंखें बंद करें, पूरी दुआ करा के उन्होंने पूरी करके चलें तारिक, मैं कहना शॉपिंग करन आए सा, क्या तू चीज़ां नहीं लैनियां,
वो बच्चियों के स्कूल गए हम लोग, तो हम लोग मेरी बेटी जो पढ़ती है लाहौर ग्रामर स्कूल में, तो उनकी जो एडमिनिस्ट्रेटर थी बड़ी प्यारी, बहुत ही डिसिप्लिन खातून। जब हाजा वहाँ से ग्रेजुएट कर गई, उसने अब अगली ब्रांच में जाना था, तो निशा ने कहा मैंने उन्हें दुआ करवाने जाना है। LGS मतलब कितने बंदा एवं मैं लम्जा प्रोफेसर भी इज्जत भी होंगी है बंदे दी, भी दुआ कराना है। चला गया, हम मजबूरी नशाबा के साथ हाजा को लेके गए कि भी उसने उन्हें अल्लाह हाफिज़ करना, बड़ा प्यार था उनके साथ, बहुत ही अच्छी, मुझे उन पर बड़ा रश्क आता है, उन्हें अच्छी जनरेशन को ट्रेन किया। हम गए, रमज़ान था, उन्होंने ना वैसे वो पेंट और कोट पहन, वो ट्राउज़र जीन्स और वो शर्ट पहनी थी, उन्होंने ना सर पे ना छोटा सा रुमाल रख के ना, हाथ में पेंसिल थी, वो ना कुरान जीत पढ़ रही थी, रोज़े थे रमज़ान ना। अच्छा, हाजा ने उन्हें गिफ्ट छोटा सा दिया, कार्ड दिया, कार्ड करा के तो मिल मिला के मैं कहा चले असी हम बाहर निकलन डे, खिसकी है छेती, मेरी बेगम ने मैंने बूहे तो रोक लिया, रुक जाए कार्ड है। मैं क्या यार ए नहीं भूलती, क्या नहीं मेरे को कार्ड, उन्हें कार्ड भी लिया, ये दें आप। मैं कहा यार तू ही दे, मैंने पता नहीं मेरे दिल में आया, मैंने उसे घर से चलने से पहले कहा, मैं कहा नशाबा उन्हें पता है। नशाबा ने जाके उन्हें कार्ड पकड़ाया, वो एकदम से देखे कहती हैं यू नो व्हेन ही वाज लिविंग देयर, मैंने ये बहुत ज्यादा बांटी। मेरे स्कूल में एक कंप्यूटर वाला लड़का आया तो उसने इतनी रिकॉर्डिंग कर करके मैंने ये बहुत बांटा करती थी, 90 हमसे पहले की बात होने कर, मैं अल्लाह शुक्र अदा की, तो मैं शुक्र है पहले ही पता है। तो आपने आपका काम जरा बताना है, आप माशाल्लाह प्यारे लोग हो, सभी बहुत प्यारे हैं, मैं तो गुनाहगार बंदा है भी नहीं कर पाता। इसमें एक चीज़ ऐड करूँ, पहले डॉक्टर साहब हमारे ऐड किया था कि हमारा एम जो है वो ये है कि किसी को माफ़ करना, और इवन कोई ज्यादती भी करता है तो शायद उसकी नस्ल में से कि डॉक्टर साहब की बात में डिसअपॉइंटमेंट तो ख़त्म हो जाती है अगर आप इस लाइन पर लग गए, आपने तो काम कर दिया, वो तो पर्सनल फीलिंग में आ जाती है कि उसने माइंड किया, मेरी बात नहीं मानी। ये तो नेचुरली जब इस लाइन में हैं तो वो तो डिसअपॉइंटमेंट वाला भी तो एलिमेंट रहता ही। हम बशर हैं जी, बशरियत के भी कुछ तकाज़े हैं, मैं तो नहीं उस लेवल तक कि मेरी डिसअपॉइंटमेंट मुक जाती है, वेरी ऑनेस्टली। हाँ एक दफ़ा मतलब मैं तो फेल होता हूँ, हर जगह फेल हुआ, बाबा जी के जितने असबाक मेरे पास थे मैं हर जगह फेल हुआ। मुझे उन्होंने कहा बहस नहीं करनी, मैं करता हूँ। मुझे उन्होंने कहा कि भाई चुप करके आ जाया कर, मैं तो उहदे घर तक जाके छड़ के आना। हाँ जो वापस आ जाना फिर मैनू रात नींद नहीं आती। फिर जी तुसी गल करनी ना, फिर मैं दुआ करना, फिर मैं दुआ कई दफ़ा मैनू फिर रात नींद नहीं आती, फिर मैं दुआ करना अल्लाह मियां ओहदे बच्चे ने, अल्लाह मियां ओहदे करम कर, ये कर। वो बस असी बंदा बशरी ते ना, मैं मेरे बशरीयत ते कहना मैं कोई दुध का तुलिया तो है नहीं है, मैं गुनाहगार जिहा बंदा। हाँ जेड़े बाबा जी है ने या बाबा जी दे जेड़े जेनवन लोग है ने, वो तो मतलब मैं जी एक चेंज बहुत वड्डी अपने वड्डे भाई च देखी है डॉक्टर साहब च, जिन्ना वो हो गए ने टोटल 180 डिग्री चेंज हो गए ने। मतलब वो जिन्ने प्यार दे नाल गल समझाते हैं। मैनू मेरे स्टूडेंट की अमरीका तो कॉल आ जाना राती 2 बजे, मैं सुनना जेडे दुआ वाले काके होंगे ने, एक तो इत्थे आंदा हुंदा सी, फिर दोबारा चला गया हार्वर्ड। वो जो पहली दफ़ा वापस आया ना, मैं उदा रात उठ के 2 बजे आया, 3 बजे आया एक दफ़ा, तो बल्कि उन्हें आपे कि क्या उन्हें क्या मैं तारिक नूं डॉक्टर तारिक नूं रात 3 बजे फ़ोन किया, तो इन्हां दी बेटी नूं बुखार सी 103 104, मेरी हाजरा नूं बुखार सी बहुत ज़्यादा। मेरा फ़ोन आ गया, मैं छड़ गया, मैं पट्टियां करने मैं छड़ गया, फ़ोन सुनना शुरू हो गया। उन्होंने किते याद सी ये गल, वो इन्हें रीसेंटली किते लैटर च भी लिख के भेजी, किसी ने मेरे बारे लैटर मंगे। लेकिन एक खास हद के बाद जो वो हुंदा सी ते बस फिर ਉਹਦੇ बाद
मैं मर के 5 मिनट नहीं 2 मिनट, मैं 2 मिनट भी गल नहीं सुननी होंगी। हाँ जी क्या है, ये है वो है, हाँ ठीक है, जूते उतार के नीचे जाओ, घास पे चलो। भाई मेरे तो एवं मैं क्यों दिमाग खराब है, मैं अपना टाइम दा जाना, मैं थले जाके इंज कर ये कर। देखिए मैं डॉक्टर साहब ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਜੈਨੂਇਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਕਾਕੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿਓ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਦਿਲ ਦੁਖਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਖੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਚੁੱਲ ਚ ਪੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਸੀ, ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਦਾ ਫਿਰੌਨ ਨਹੀਂ ਮੁਕਾ ਸਕਿਆ ਨਾ ਅਜੇ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਸ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਅਹਿਮਦ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੜੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਫਾਈਨਲੀ ਡੀਪੋਰਟ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾਪਸ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਫਰਾਂਸ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਲਾਹੌਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਫਰਾਂਸ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ, ਸਰ ਮੈਂ ਗੁੰਮ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਾਈਆਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਗਵਾਚ ਜੰਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ। ਇੰਜ ਹੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਦਫ਼ਤਰ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਤੂੰ ਗਵਾਚਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹੀ ਫੋਨ ਪਿੱਛੇ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਸ਼ਾਂ ਸ਼ਾਂ, ਹਾਈਵੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਡਿੱਗਿਆ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਪਿਆ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰ ਸਕਿਆ ਉਹ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿਲ ਦੁਖਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਨਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਫਿਰ ਦਿਲ ਦੁਖੇਗਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੱਸਣ ਤੱਕ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਦਵਾਈ 3 ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੇ 4 ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਵੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖਾ ਲੈ। ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਸਾਡੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ 'ਚ ਸਾਡੀ ਇਨਸਟਿੰਕਟ 'ਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿੰਨੀ ਦੱਸੀ ਜਾਏਗੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਹੋਏ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਾਂਗੇ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹ 'ਚ ਹੈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਮ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜੋ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਦੱਸੋ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤੇ ਆ ਜਾਓ। हाँ जी जी बिल्कुल, आपने जहाँ करना है आप करें, जो करना है ऐसे करें। ही आ जा तू, इंटरव्यू का इधर आ जाओ। माइक लगाए रखना है कि नहीं? नहीं लगाए, बेशक लगाए, आप ही का ही माइक है। मेरा कितू है? मास्क उतार लो जी, मैं इजाजत है? हाँ जी खुली इजाजत है। मैं तेनों दसना मैं ते 5वीं च फसिया, तू 10वीं च पढ़ी है। ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਨਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸਾਂ ਕਰ ਸਕੋ। ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਤੂੰ ਕੋਈ, ਫਿਰ ਕਲਾਸਾਂ ਅਗਲੀਆਂ ਮੈਂ ਮਕਾਨ 'ਚ ਫਿਰਨ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਗਾਂ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਵੇਖ ਲਓ। ਕਰ ਵੀ ਉਸਤਾਦ। स्टार्ट करें। अस्सलाम वालेकुम। तो मेरा नाम आफ्ताब अली है। तो यहाँ पे हम बहुत बड़े प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद तारिक भाई का इंटरव्यू हम लेना चाहते हैं। तो उम्मीद है कि सबसे पहले इनको मतलब हाल वाल पूछते हैं, सलाम दुआ लेते हैं, फिर उसके बाद हम सवाल पे आगे आते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब हम पहले अपना तारफ़ करवा दें थोड़ा सा। मेरा नाम मोहम्मद तारिक है। मैं डॉक्टर मोहम्मद जावेद का भाई हूँ, छोटा 3रे नंबर पर। तालीम के लिहाज से मैंने PhD की है और अब उस्ताद भी हूँ और साइंसदान भी। कोशिश कर रहा हूँ साइंसदान बनने की। अच्छा, वो हम पहला सवाल करते हैं, सोलर सिस्टम क्या होता है? सोलर सिस्टम क्या होता है? आपने आज मेरा जो है ना कि 5वीं फेल करा हुआ है।
चले वो सफ़र तो शुरू हो हाँ, सफ़र शुरू हो गया। सोलर सिस्टम अल्लाह की कायनात में अल्लाह ने एक निज़ाम बनाया हुआ है जिसे उसने बड़ा ही प्यारा खुद कुरान में भी एक्सप्लेन कर दिया हुआ है, डिस्क्राइब कर दिया हुआ है कि सूरज, चाँद, सितारे ये ख़ास अपने अपने मदार में घूम रहे हैं। ना सिर्फ मदार में घूम रहे हैं, अपने गिर्द भी घूम रहे हैं, जिसे हम एक्सेस कहते हैं, ज़मीन का एक्सेस है या किसी भी प्लेनेट का एक्सेस है। तो सोलर सिस्टम जो आप लोगों ने किताबों में पढ़ा है वो तो सूरज है, उसके इर्द गिर्द सियारे हैं, ज़मीन उसमें से एक सियारा है। मैं जहाँ आज बैठा हूँ यहाँ पे भी मुझे बड़े सियारे नज़र आ रहे हैं। एक शम्स है, उस शम्स के इर्द गिर्द बड़े सियारे घूम रहे हैं। आप भी उनमें से एक सियारा हो, हैं? तो हम सारे अपने अपने मदार में, अपने अपने एक्सेस में बाबा जी के प्यार में घूम रहे हैं। ठीक है, धमाल ही डाल रहे हैं। तो सोलर सिस्टम जो है वो भी सूरज के इर्द गिर्द जो सियारे हैं, ना तो मेरी अब पूरी उर्दू रही है ना अंग्रेज़ी, कि हमारे दौर में तो वो होते थे अतारुद, ज़हरा, ज़मीन, मरीख, इस तरह। तो ये सर्टन सूरज से ख़ास डिस्टेंस पे चल रहे हैं। लेकिन ये से जो आप बात कर रहे हो सोलर सिस्टम, ये सिर्फ एक है। कायनात तो बहुत बड़ी है, पता नहीं कितने सोलर सिस्टम होंगे इसमें। लेकिन मैंने सोचा नहीं था ये बाबा जी वाला ज़्यादा प्यारा है कि उर्दू में शम्स सूरज की कहते हैं जब, तो उस शम्स के इर्द गिर्द जो घूम रहे हैं वो सियारे हैं। ठीक है, वो भी सोलर सिस्टम है। सोलर कह लो या जो मर्जी उसे नाम दे लो, है एक सिस्टम है। अच्छा, आपके पास अब दूसरा सवाल है। सूरज का टेम्परेचर सर्दी और गर्मी में कैसा रहता है और इंसान कैसे बर्दाश्त करता है? सूरज का तो टेम्परेचर एक ही रहता है, सूरज का टेम्परेचर नहीं चेंज होता। क्यों डॉक्टर साहब, आपको ज़्यादा मेरे से बताओ। सूरज का टेम्परेचर नहीं बदलना। सूरज में तो यूं कह लो कि वो तो इतने भांबड़ बलिया था गरीब, वो तो सड़न डया है। वो जो इसके हमें जो गर्मी सर्दी नज़र आती है ना, वो इसलिए नज़र आती है कि हमारी ज़मीन जब सूरज मतलब वो हमारा जो वो है ऑर्बिट है, वो बिल्कुल ऐसा गोल नहीं है कि सूरज सेंटर में है, तो फिर तो हमें सारा साल एक सा टेम्परेचर फील होगा ना, क्योंकि वो एक ख़ास कभी हमारी ज़मीन वो ओवल शेप्ड है ज़रा। ठीक है, तो जब डिस्टेंस पे चली जाती है, गर्मी कम आती है, तो हम कहते हैं अच्छा सर्दियाँ आ गई हैं। शम्स जड़ा भांबड़ बलिया गरीब च ओहदा नहीं अग घटन डी नहीं, वहाँ पे तो धमाके हो रहे हैं। हाइड्रोजन है कौन सी है, ठीक है, वहाँ पे तो धमाके हो रहे हैं। मतलब आप एटम बम तो एक भूल जो ना, वो तो ऐसे ऐसे वहाँ पे तो 24 घंटे पता नहीं कितने बम फट रहे हैं। अल्लाह ने जो सूरज बनाया हुआ है, एक ऐसा आग का गोला बनाया हुआ है। मैं भी जो अब बात कर रहा हूँ ये सूरज की वजह से बात कर रहा हूँ। ठीक है, क्यों? क्योंकि सूरज ने वो सारी एनर्जी जो है उसकी, वो गर्मी कह लो या सर्दी, जो भी उसकी रोशनी है, उस बेचारे की आग कभी कम नहीं हुई, ना सर्दी में ना गर्मी में, वो एक सी रहनी है। लेकिन सियारा जब ज़रा दूर जाता है तो उसे ठंड लगती है, वो चिल करता है, और जब करीब आता है तो गर्मी लगती है। ठीक है, करीब आने का मतलब कुछ लोगों को गर्मी ज़्यादा पसंद होती है, कुछ को ठंड। लेकिन सूरज उसी तरह अपनी एनर्जी और अपनी वो जो उसके अंदर टेम्परेचर है वो एक ही होगा। उसे मेरा नहीं ख्याल कि हम लोग इतनी आसानी से नाप सकते हैं कि इसमें 1 डिग्री या 2 डिग्री या 10 डिग्री भी, क्योंकि वो तो इतनी ज़्यादा हीट है वहाँ पे, और वो पूरी उसकी जो एनर्जी है जब वो आती है ये ज़मीन पे। सूरज के टोटल कितनी हीट होती है गर्म सूरज के?
ये अगर मुझे हमने नहीं टेम्परेचर पता, मेरा ख्याल है टेम्परेचर के भी जरिए फवाद आपको पता है कि अभी बिल्कुल याद किस यूनिट में ये जाता है? सरफेस के ऊपर सेपरेट है, इंटरनली और डिफरेंट होगा। सरफेस पे फ्यू थाउजेंड में और आगे फिर मिलियंस में चला जाता है। आप ऐसा कह रहे हैं कि उसके सरफेस पे, उसकी सतह पे जो है वो हज़ारों में है, लेकिन जूं जूं उसके अंदर जाते जाओगे तो वो मिलियंस में, मतलब लाखों में, करोड़ों में, लाखों में करोड़ों में चला गया, मिलियंस। लेकिन यह कि उस सूरज के जलने की वजह से हम लोग सारे ज़िंदा हैं, क्योंकि जो सूरज है वो, उसकी पूरी रोशनी जो है उससे आपके पौधे जो हैं वो खाना बनाते हैं, हम वो पत्ते खाते हैं या सब्जियां खाते हैं, जो भी हैं। बेसिकली वो सूरज की रोशनी हमारे अंदर कन्वर्ट होकर, मैं जो बोल रहा हूँ, ठीक है, तो वो 5000 केल्विन, हाँ केल्विन, लेकिन केल्विन सेंटीग्रेड्स में कन्वर्ट हो सकता 273 निकाल ले तो फिर अगेन 5000 मतलब बेहिसाब है। इस वास्ते शम्स तो दूरी है चंगी है, तुसी रहनी आ जाते सारे। अच्छा, अब अगला सवाल करते हैं। सूरज ज़मीन के गिर्द घूम रहा है या ज़मीन के सूरज के गिर्द घूम रहा है, हम इसको कैसे महसूस करेंगे? सूरज ज़मीन के गिर्द घूम रहे हैं या ज़मीन के सूरज घूम रहा है, या हम कैसे महसूस करेंगे? वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। हम कैसे महसूस करेंगे? जी। एक तो मैंने आपको इसका आंसर दे दिया ना कि हम इसके गिर्द घूम रहे हैं क्योंकि हम जो सीज़न चेंज होते हैं, ठीक है, गर्मी आती है, सर्दी आती है, तो इसका मतलब है हम एक डिस्टेंस पे जाते हैं, फिर एक डिस्टेंस पे जाते हैं। सूरज नॉर्मली, सूरज तो स्टेशनरी है, सूरज नहीं घूम रहा, ठीक है, सूरज एक जगह पे खड़ा है आसान अल्फाज में। लेकिन पूरी की पूरी गैलेक्सी, मतलब इस सारे जिसमें हम लोग बस रहे हैं, ये पूरी को एक गैलेक्सी कहते हैं, ठीक है, ये पूरी घूम रही है। उस अगर आप इससे बाहर जाके देखें तो आपको सूरज घूमता हुआ नज़र आएगा, लेकिन ज़मीन के हिसाब से ज़मीन घूम रही है सूरज के गिर्द, ठीक है, समझ आई? मैं तो तुसा बाबा जी दे गिर्द चक्कर लाना है, बाबा जी नहीं साढ़े गिर्द चक्कर लाने, वो तो फिर गल पुठी हो जाएगी ना, है ना कि नहीं? ये महसूस कैसे हम कर सकते हैं कि हम किस चक्रों में, मतलब सूरज है या ज़मीन? चक्कर नहीं हो महसूस होंगे ना, चक्कर नहीं महसूस करने कभी। अगर चक्रों में पड़ गए ना, महसूस नहीं हो सकता। कि मैं वैसे, ये बड़ी मेरी ज़ाती सी एक एक्सप्लेनेशन है अपने लिए कि घूम तो हम सभी रहे हैं। मतलब अगर मैं ज़मीन पे हूँ तो ज़मीन भी तो घूम रही है ना, और ज़मीन यूं भी घूम रही है, और ज़मीन ऐसे भी घूम रही है, ठीक है, तो घूम तो हम सारी रहे हैं, लेकिन हमें महसूस नहीं हो रहा। ये जो हरकत है या ये जो मूवमेंट है ना ज़मीन की, ये इतनी कह लो कि स्लो है, ठीक है, कि इसको आप झूलों की तरह नहीं आप महसूस कर सकते। हाँ, ये आप देख सकते हो कि ज़मीन घूम रही है, कि भाई सूरज सुबह इधर था तो आप इधर चला गया, वो कैसे चला गया? इसका मतलब है कि ज़मीन आहिस्ता 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 घूम रही है, तो सूरज, क्योंकि सूरज तो अपनी जगह पे खड़ा है ना, हम कहते हैं जब सूरज अपनी जगह पे खड़ा है तो फिर ज़मीन ही हिली है। कि अब मुझे सुबह मशरिक़ में नज़र आया था, अब मगरिब में नज़र आया। चाँद भी अगर गौर से देखो ना, चाँद जहाँ पे तो मैं रहता हूँ, तो वो एक ख़ास कोने में होता है, शाम कोई 8-9 बजे। मैं रात 12-1 बजे वॉक पे निकलूँ तो वो ऊपर होता है। तो इसका मतलब है कि ज़मीन भी रोटेट कर रही है, वो तो करता है। तो ये महसूस जब आप चाँद की पोजीशन चेंज होते हुए देखते हो या सूरज की पोजीशन चेंज होते हुए नज़र आ रही है, सूरज दोपहर में बिल्कुल सर पे आ जाता है, तो इसका मतलब है हमारी ज़मीन घूम रही है। बस इतना सा महसूस किया जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हम कर सकते। अच्छा, अब अगला सवाल है, इंसान के जिस्म में कितने सेल्स होते हैं और सेल्स क्या हरकत करते हैं या कैसे होते हैं? इंसान के जिस्म में कितने सेल होते हैं? बड़ा प्यारा सवाल तुमने किया। पहले तो ये देखो कि हमारे जिस्म में 200 से
ज़्यादा इकसाम है, सेल नहीं, 200 से ज़्यादा इकसाम है सेल्स की। जैसे आँख है तुम्हारी, स्किन है, दिल है, लिवर है, किडनी है, हार्ट, ये क्या है आपका, स्टमक है, पेंक्रियाज है, तो आप इंटेस्टाइन है, फिर स्किन में मुख्तलिफ़ किस्में हैं, ठीक है। तो अगर गिनना शुरू करो तो 200 से ज़्यादा किस्में हैं सेल्स की। और अगर आप टोटल सेल्स गिनना शुरू करो तो ये बिलियंस हैं, मतलब अरबों सेल हैं हमारे जिस्म में। और सोचने की बात ये कि ये बनना सारे एक ही सेल से शुरू होते हैं, इनका जो ओरिजिन है वो एक ही सेल है। माँ के पेट में एग सेल जो है और बाप का जो सेल फ्यूज़ होता है, वो एक सेल जो है ये बिलियंस ऑफ सेल्स बनाता है। और ये जो फिर 200 मुख्तलिफ़ किस्म की, और सारे सेल्स में चीज़ें वही हैं, सारे सेल्स में चीज़ें एक सी हैं, ठीक है, लेकिन वो फिर भी मुख्तलिफ डेवलप होते हैं। और हर सेल का अपना एक फंक्शन है, कोई दूसरे से कमतर नहीं है। जिस दिन एक सेल दूसरे को कमतर गिनना शुरू होता है ना, उस दिन बीमारी शुरू होती है। या कोई एक रूठ जाता है ना, उस दिन बीमारी कैंसर शुरू हो जाता है। कोई मेरे जैसा एक फड्डेबाज है जो यहाँ कहता कि यार मैं तो अड़ना नहीं रहना, ठीक है, वो अपनी औकात भूल जाता है, क्योंकि इसने स्किन सेल बन के रहना है। सारों ने मिलके एक सा रहने, एक दूसरे को सपोर्ट करने, एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से रहना है। एक भाई साहब मेरे जैसे वो औकात भूलते हैं, वो कहते हैं नहीं मैं तो ना उन PhD कर लिया, मैं तो अड़ना नहीं, गुजारा नहीं हो सक रहे थे। वो भूलते हैं और वो तो मरता मरता है, वो फिर पूरे जिस्म को कैंसर ज़दा कर देता है। तो टोटल नंबर ऑफ सेल्स तो हम काउंट नहीं कर सकते, लेकिन कपल ऑफ बिलियंस हैं, उसे कह लो कि अरबों में। लेकिन अगर ये सारे सिंक्रोनाइज्ड हैं, सारे एक दूसरे के साथ मिलजुल के चल रहे हैं, तो ये बड़े ही सेहतमंद होंगे, जिस्म सेहतमंद होगा। लेकिन इनमें से कोई एक भी गड़बड़ कर गया है, पहला काम उसमें ये होगा, जो एक ने गड़बड़ की है तो उसके नसीब में पहली चीज़ ये है कि वो मरेगा। उसे हम कहते हैं एपोप्टोसिस, ठीक है। वो सेल के मुकद्दर में लिखा गया कि ये मरेगा। इसने गड़बड़ शुरू की है, कोई ख़ास हद से निकलने के बाद जब उसे नज़र आता है, क्योंकि राइट लेफ़्ट सारे जो है ना वो कहते हैं काम ख़राब करन ज़्यादा, लेकिन ਉਹਦੇ ਨਾਲ जे कुछ नाल होल भी रल जाते हैं, वो फिर सारे ही मरते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ सेल्स काउंट करना मुश्किल होगा कि टोटल कितने होंगे, एक फ़िक्स नंबर नहीं दिया जा सकता। लेकिन हाँ ये है कि जितने हैं वो एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से गुजारा कर रहे हैं। अब अगला जो उनसे सवाल करते हैं, जैसे आपने मतलब इतने बड़े साइंसदान बने हैं, ये आप शौक से बने हैं कि वैसे किसी ने कहा है बनने को? मुझे साइंस का शौक़ था और मेरा शौक़ बायोलॉजी था डॉक्टर साहब की वजह से। मुझे शौक़ था डॉक्टर बनने का। मेरा जो सबसे ज़्यादा आइडियल बंदा था है वो डॉक्टर जावेद है। ये डॉक्टर बन रहे थे। मेरा बायोलॉजी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था और मैं FSC में प्री मेडिकल ही रखा था कि भी मैंने आगे डॉक्टर बनना। लेकिन मेरा सिर्फ एक नंबर कम था। FSC में मेरे 795 नंबर आए थे और मेरे दफ़ा मेडिकल या मेडिसिन का जो मेरिट था वो 795 पे आके रुक गया था। तो फिर उसके बाद मैं जो वेटनरी डॉक्टर, जिसे आप लोग डंगर डॉक्टर कहते हो, उधर मेरा एडमिशन हुआ। तो मेरी वालदा ने इजाज़त नहीं दी। मैंने कहा इतने नंबर लेके मेरा पुत्र डंगर डॉक्टर बनेगा। लेकिन मेरा क्योंकि पैशन था कि मैंने बायोलॉजी पढ़नी है, मैंने बड़ी फ़ाइट की, लेकिन माँ जी ने कहा नहीं। फिर मैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद चला गया। वहाँ पे जब हम मेजर डिक्लेयर करते हैं कि किस मेजर में आगे जाना है, तो वहाँ मुझे बहुत सारे दोस्तों ने कहा इकनॉमिक्स में चले जाओ।
और मेरा मुझसे बड़े भाई जो हैं वो तब MBA कर रहे थे, खालिद, कि भी MBA वालों का फ्यूचर बड़ा अच्छा होता है। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं बायोलॉजी पढ़नी है। तो फिर मैंने मेजर हॉर्टिकल्चर चूज़ किया। ठहरो ठहरो, मैं तार डाला नहीं अभी हो रहा है बस थोड़ा सा। चुप करो यार। इंटरव्यू किया कि नहीं? बड़ा अच्छा इंटरव्यू किया। चलो फिर जारी करते हैं। मैं अब बीच में से किधर जाऊँ? तो खैर भी हो रहा है। मैं साइड से हो जाऊँ। अभी कुछ अंदर मेरा। अब थोड़ा सा रह गया इंटरव्यू। बार मैं के थक गया, 7 बजे आया मैं। जरा इंटरव्यू मुक अरे बस 5 मिनट का बस रह गया, बस थोड़ा मोटर लग गया। तो उसके बाद फिर मैंने अपनी जो है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के बाद फिर मैंने बायोलॉजी में ही आगे मास्टर्स किया और उसके बाद मुझे स्कॉलरशिप मिल गया। साइंस का मुझे शुरू से शौक़ था कि मैं कहता था कि मैंने PhD करनी है। मैं अपनी माँ जी को कहा करता था कि दुआ कीजिएगा अल्लाह मियाँ मुझे स्कॉलरशिप दे, क्योंकि मुझे ये पता था कि बाहर खुद से अपने खर्चे पे नहीं पढ़ा जा सकता, जाके PhD नहीं अपने खर्चे पे होती। तो माँ जी जब 1998 में हज करके वापस आई तो उन्होंने मुझे कहा कि मैंने एक ही दुआ की है वहाँ तुम्हारे लिए, तेरे लिए कोई दुआ की थी कि अल्लाह मियाँ कहता है इन स्कॉलरशिप लगे थे, मैं तेरे लिए दुआ करके आई। तो उसके 6 माह बाद एग्जैक्टली मुझे स्कॉलरशिप मिला था और मैं स्विट्ज़रलैंड PhD करने चला गया। उसके बाद फिर मैं साइंस में आ गया। तो बस साइंस अब कोशिश कर रहे हैं, साइंस कर रहे हैं जी। तो ये हमने सवालों के जवाब हमने ले लिए हैं, तो अब हम प्रोग्राम का ख़त्म करते हैं। इजाज़त दीजिए। अल्लाह। थैंक यू वेरी मच। علم القرآن خلق الإنسان